चले आ जाए बेटा। कल हम लोगों ने क्या बात की थी कि जर्नल बनाने के बाद लेजर बनेगा, सही है। तो अभी हम लेजर बना रहे हैं किसका, तमाम जो हमारे अकाउंट टाइटल्स हैं उसका। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनता है, ये आपको कैश का। तो आप क्या करेंगे, जर्नल में कैश को तलाश करेंगे और सारा जो है वो कैश के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। हमारे पास जो है वो कैश का लेजर है, ये मौजूद, हम इधर बना लेते हैं कैश का लेजर। आप लोग मुझे बनवाइए, आपके पास सोल्यूशन भी मौजूद होगा जी। कैश सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, ये सारा ये आपका काम था यार, ये क्लास में मुझे नहीं करना चाहिए था। 2008 अगस्त 1 में कैश डेबिट हो रहा है कितने से, 5 लाख से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे 2008 अगस्त 1 में कितने से, 5 लाख। कुछ अकाउंट्स बड़े बनेंगे, जैसे मर्चेंडाइज का अकाउंट बड़ा बनेगा, कैश का अकाउंट बड़ा बनेगा, और इधर लिख देंगे आप कैपिटल। इसके बाद आप जाएंगे और आप देखें कैश का इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांजेक्शन नंबर 2 में, कैश क्रेडिट हो रहा है 1,01,000 से। तो हम क्या करेंगे, हम जाके कैश को क्रेडिट कर देंगे, डेट इंसर्ट करेंगे आप 2008 अगस्त 1, हाँ जी, कितने से हो रहा है ये क्रेडिट, 1,01,000 से। और रीजन क्या है इसका, रीजन है इसका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है ना बेटा, ट्रांजेक्शन से देख के थोड़ी लिखना है, आपको यहाँ से देख के लिखना है कि यहाँ पे कैश के अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है। इसके बाद फिर देखें हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, रीजन क्या है उसका, इन्वेंट्री, सही है। तो हम जाएंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अब अगस्त 1, सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ, और कैश को क्रेडिट कर देंगे, कितना था 10,000, और सामने क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री। ये आपको आती है पोस्टिंग। इसके बाद फिर आप जाएं, फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, देखें प्रीपेड रेंट की वजह से, तो 40,000 से, लेकिन डेट है हमारे पास 2, तो आप क्या करेंगे 2 डेट डालकर कितने से, 40,000, और यहाँ आ जाएगा प्रीपेड रेंट। देन आपके पास फिर कैश डेबिट हो रहा है 1,000 से, और रीजन क्या है, इन्वेंट्री। तो फिर आप क्या करें, कैश को डेबिट कर दें, कितने से बेटा, क्या डेट है 3, हाँ 1,000 से डेबिट हो रहा है, और रीजन क्या है, इन्वेंट्री। इसके साथ साथ फिर हम लोग आगे जाएंगे। फिर कैश देखें आप 4 में कैश क्रेडिट हो रहा है 1,94,000 से, और रीजन क्या है, अकाउंट्स पेबल। तो फिर आप जाएं और क्रेडिट करें कैश को 4 में 1,94,000 से, और रीजन क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल जी। इसके बाद फिर कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, और रीजन क्या है, बैंक 6 में। तो फिर आप क्या करें, कैश को क्रेडिट करें 6 में कितने से, 30,000, और सामने क्या लिख देंगे, बैंक। उसके बाद फिर जाएं आप आगे, फिर कैश डेबिट हो रहा है 50,000 से, रीजन है सेल्स, और 10 में हो रहा है। आप कैश को डेबिट करें 10 में 50,000 से, रीजन क्या आ गया, कैश। देखिए सारा प्रोसीजरल वर्क है, ये कोई इतना खतरनाक काम नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास कैश कहाँ आ रहा है बेटा, 12 में कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। देखिए देखते रहिएगा, कोई मुझसे रह ना जाए। क्रेडिट हो रहा है 12 में 5,000 से, और सामने फिर हम क्या लिख देंगे, फ्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस ही लिखा था हमने। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम पूछिए जी। 50,000 किसका, कौन सी ट्रांजेक्शन का, 12 का, 10 का 30,000, 50,000 ओके। हाँ तो ये 10 वाली मैंने ये 50,000 ही लिखी हुई है, सामने क्या है, सेल्स है ना, कैश थोड़ी आएगा इसमें, सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट बताइए बेटा, फिर उसके बाद क्या डेट है हमारे पास, कैश क्रेडिट हो रहा है कौन सी ट्रांजेक्शन में, 13 में। 13 में ये कैश क्रेडिट हो रहा है सेल रिटर्न अनाउंस की वजह से 5,000। तो आप क्या करें, 13 में कैश को क्रेडिट करें कितने से, 5,000 से, और सामने आ जाएगा सेल्स रिटर्न। आप जब अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं ना, तो आप शॉर्ट टाइटल लिख सकते हैं, मतलब रिटर्न का, सिर्फ सेल रिटर्न ही लिख दें, एंड अलाउंस को छोड़ दें। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, और कोई कैश आ रहा है हमारे पास, इसके अलावा कैश देंगे 25 में डेबिट हो रहा है। अब तीनों ट्रांजेक्शन में आ रहा है, 25 में 60,000 से डेबिट हो रहा है। तो आप जाएं और 25 में 60,000 से इसको डेबिट कर दें, और सामने क्या लिख देंगे आप, सेल्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, 31 में ये क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, क्रेडिट 31 में
20,000 से 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है बेटा? सैलरी का एक्सपेंस जो है वो लिखवाओ ना, पहले यूटिलिटी एक्सपेंस लिखेंगे ना 31 में 8,000 से, सही है? ओके, तो यूटिलिटीज एक्सपेंस पहले आएगा, यूटिलिटीज एक्सपेंस 8,000, और इसके बाद 31 में ही हमारे पास सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा, कितने से? 20,000 जी। अब ये अकाउंट की सारी पोस्टिंग हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका क्या बताया था कि पहले होती है फुटिंग, यहाँ फुटिंग होगी क्योंकि पोस्टिंग एक से ज़्यादा है, तो आप इन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फुटिंग इसकी आ गई 6,11,000, इसकी फुटिंग करेंगे आप, इसकी फुटिंग क्या आ रही है? इसकी फुटिंग आ गई हमारी 4,13,000। मतलब कैश हमारे पास 6,11,000 से इंक्रीज हुआ और 4,13,000 से डिक्रीज हुआ। तो आप कैश का बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ा अमाउंट है 6,11,000 वो दोनों जानिब लिख लेंगे, सही। और जो कम अमाउंट है कहां पर है? क्रेडिट में। कितना कम है? माइनस कर लेंगे टोटल में से इस फुटिंग को, तो 1,98,000 इसका बैलेंस आ गया। यही बैलेंस लाइन के ऊपर कहां पर आया? जहां कम है और जहां ज्यादा है वहां लाइन के नीचे आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां लिखेंगे बैलेंस CF या बैलेंस CD, और यहां डेट आएगी मंथ की लास्ट या अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट। इनका अकाउंटिंग पीरियड एक ही महीने का है, तो यहां पे आप 31 लिख देंगे, और यहां डेट आएगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की फर्स्ट डेट, यानी कि जो हमारे पास लाइन के नीचे बैलेंस होता है ना, बैलेंस BD, उसके अंदर आप जो डेट डालते हैं वो कौन सी डालते हैं? अगले अकाउंटिंग ईयर की पहली। अब इसका अकाउंटिंग पीरियड एक महीने का है, अगर साल का होता तो फिर साल के अगले साल की फर्स्ट डेट आती। अब यहाँ डेट हम वही लिख लेंगे, 2008 ऊपर ही लिखा हुआ है, बस आपको September 1 लिखना है। क्या लिखना है आपको? September 1, और बस खत्म। बाकी 2008 ऊपर लिखा हुआ, ये कैश का अकाउंट तैयार हो गया। तो इसमें देखिए डेट कैसे डालने का तरीका क्या है? ईयर और मंथ लिख दिया आपने, फिर डे चलाते हैं, बस ईयर और मंथ लिख लिया, फिर डे चलाते हैं, हत्ता कि आपका मंथ चेंज ना हो। अगर मंथ चेंज होगा तो फिर आपको दोबारा मंथ लिखना है, और फिर बैलेंस के वक्त CD में मंथ की पीरियड की लास्ट डेट और BD में अगले पीरियड की फर्स्ट डेट। अगर इनका अकाउंटिंग पीरियड जनवरी 1 को शुरू हो, दिसंबर को एंड हो, तो जो CD है ना इसमें आएगा दिसंबर 31 और BD में आएगा अगले साल का जनवरी में, सही है। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? ऑर्डर में आपको पता है कि ऑर्डर में कौन सा अकाउंट है? बैंक। अब बैंक का अकाउंट बनाने के लिए आप जाएंगे और बैंक को सर्च करेंगे एंट्रीज में, तो आप देखें आपके बैंक कहां पर आ रहा है? बैंक आ रहा है 6 ट्रांजेक्शन में, बैंक डेबिट हो रहा है 30,000 से। तो आप क्या करें? बैंक को डेबिट करें 2008 दिसंबर, सॉरी क्या है, अगस्त क्या है 6 जी। कितने डेबिट हो रहा है? 30,000, और रीजन क्या है इसका? कैश। इसके अलावा बैंक कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? इसके लिए आप जाएं और आप देखें बैंक कहाँ आ रहा है भाई। बैंक 18 में आ रहा है, 18 में 98,000 से डेबिट हो रहा है, रीजन है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो फिर आप क्या करें? डेबिट करें 18 में 98,000 से, और सामने क्या लिखेंगे आप? अकाउंट्स रिसीवेबल जी। इसके बाद आप आगे जाएं और बैंक कहां पर आ रहा है? 20 में बैंक क्रेडिट हो रहा है 1,000 से। तो आप यहां पर जाएं और डेट लिखें 2008 अगस्त 20 जी। कितने से? 1,000। सामने क्या आ जाएगा? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये आपने कर दिया। इसके बाद फिर आप आगे जाएं और देखें बैंक कहाँ आ रहा है? बैंक आ रहा है 23 में बैंक क्रेडिट 20,000, और इन्वेंट्री इसका रीजन है, सही है। तो आप बैंक को क्रेडिट कर दें 23 जी। कितने से? 20,000 से बैंक क्रेडिट, और सामने आ जाएगा हमारे पास इन्वेंट्री खरीदी थी इन्होंने बैंक की मदद से, मतलब क्या चेक की मदद से पेमेंट की थी। आगे फिर दोबारा जाएं, बैंक का इन्वॉल्व हो रहा है, बैंक कहीं और इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो बस सही है। अब इसका बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस के लिए आप जाएंगे और पहले फुटिंग करेंगे। फुटिंग कैसे होगी? ये आपका लेजर की तरह समझते हैं, एक दफा और क्लास हो गई है। ये हमारी फुटिंग आ रही है 1,28,000, और यहाँ की हमारी फुटिंग आ गई। अच्छा, आप लोगों ने खुद से एंट्रीज बनाई घर में? हाँ, खुद से बनानी है वो लाजमी। अब आप क्या करेंगे? बड़ा अमाउंट 1,28,000 दोनों जानिब लिख लेंगे, यानी 1,28,000 से बैंक में अमाउंट गया और पेमेंट किया हमने 21,000। तो बैलेंस कैसे निकलेगा? जहां कम है, कम कहाँ है? क्रेडिट में, उसमें 1,28,000 में से आप 21,000 लेस कर लेंगे, तो कितना बैलेंस आ गया? 1,07,000। मतलब आज बैंक में 1,07,000 है। ये क्या कहलाएगा? बैलेंस CD, और यहाँ डेट आएगी पीरियड की लास्ट 31
और जहां अमाउंट ज्यादा है वहां पर भी 1,07,000 लिख देंगे और वहां लिखेंगे बैलेंस BD और यहाँ डेट आएगी नेक्स्ट पीरियड की फर्स्ट, क्या आएगी सितंबर 1। ये हमारा अकाउंट बन गया और ये मतलब इसका बैलेंस भी आ गया। साथ साथ हम बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि हम बैलेंसिंग पहले सीख चुके हैं। जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमने आपको पहले बैलेंसिंग नहीं करवाई थी। अब इसके बाद बैंक के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, नोट रिसीवेबल। ऑर्डर याद होना चाहिए आपको। बैंक के बाद बनेगा नोट रिसीवेबल। अब नोट रिसीवेबल पूरे क्वेश्चन में नहीं है, आपको मालूम है। उसके बाद बनेगा अकाउंट रिसीवेबल। तब अकाउंट रिसीवेबल होगा, शुरू से देखते हैं। तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल फर्स्ट टाइम हमारे पास आया 12 में। 12 में 1,50,000 से डेबिट हो रहा है। तो आप जाएं और पहले हेड ऑफ अकाउंट लिखें, अकाउंट्स रिसीवेबल, और ये हमारे पास डेबिट हो रहा है जी। डेबिट में डेट आएगी 2008 अगस्त 12 और ये डेबिट हो रहा है कितने से बेटा? 1,50,000 से, और सामने क्या आ जाएगा? सेल्स। फिर आप दोबारा जाएंगे और आप देखें ये अकाउंट रिसीवेबल और कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। ये अकाउंट रिसीवेबल 13 में देखिए क्रेडिट हो रहा है कितने से? 10,000 से। और रीजन क्या है? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 13 में 2008 अगस्त 13 जी। कितने से क्रेडिट करेंगे? 10,000 से, और सामने क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। इस तरीके से फिर आप आगे जाएं और फिर इस बार देखें अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है? 18 में अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, लेकिन रीजन इसके दो हैं, बैंक और सेल्स डिस्काउंट। तो दोनों को लिखना पड़ेगा ना आपको। यानी ये पोस्टिंग कैसे होगी, जरा करवाइएगा आप पोस्टिंग मुझे। आप यहाँ पर क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 18 में दो चीजें लिखेंगे आप। एक तो लिखेंगे बैंक, बैंक आएगा 98,000, और सेल्स डिस्काउंट लिखेंगे आप, और वो आएगा 2,000। ये दोनों लिख दिया आपने। इसके बाद दोबारा जाएं आगे, और ये हो गया ना पूरा 1 लाख हो गया। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, और ये 1 लाख ही है हमारे पास। ओके, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल मजीद मौजूद कहीं नहीं है। नहीं देख लिया हमने, लाजमी देख लिया करें, एजम्पशन नहीं बनाया करें। अब आप इसका फूटिंग करेंगे तो डेबिट की फूटिंग की जरूरत नहीं है, क्रेडिट क्या फूटिंग कर दें। क्रेडिट की फूटिंग करेंगे आप तो क्रेडिट की फूटिंग में कितना आ रहा है? 1,10,000। यानी 1,50,000 कस्टमर से लेने थे, 1,10,000 ले लिए, तो अब कितने लेने उससे? 1,40,000। अब इसका बैलेंस का तरीका क्या होगा? 40,000। अब इसके बैलेंस का तरीका क्या होगा कि बड़ा अमाउंट दोनों जाए लिख लें, 1,50,000 1,50,000। कम कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कितना कम है हमारे पास? 40,000। तो आप इसको लेस करके बैलेंस निकाल लें। ये बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? बैलेंस CD। और यहाँ डेट आएगी पीरियड की लास्ट, और जहाँ ज्यादा है 40,000 वहां पर आप लाइन के नीचे लिखकर बैलेंस BD लिख देंगे, और सामने डेट क्या आ जाएगी? सितंबर 1। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस असल में कहाँ पर है? डेबिट में 40,000। एसिड का बैलेंस आता है डेबिट में, एसिड और एक्सपेंस का। लायबिलिटी ऑन इक्विटी रेवेन्यू का बैलेंस आता ही कहाँ पर है? क्रेडिट में। और जो कॉन्ट्रा है उसको उलट कर लें आप। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? अकाउंट रिसीवेबल के बाद बनता है एनी रिसीवेबल। नहीं, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, लेकिन हमारे पास अलाउंस ऑफ बैड डेट्स नहीं है। फिर एनी रिसीवेबल, कोई और रिसीवेबल भी नहीं, हम देख चुके हैं। उसके बाद मर्चेंडाइज। अब आप बनाएंगे मर्चेंडाइज का अकाउंट, और मर्चेंडाइज आपके पास मौजूद है। इन्वेंट्री शुरू से देखनी पड़ेगी। पहली एंट्री में इन्वेंट्री डेबिट हो रही है 1,01,000 से। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ आएंगे और इन्वेंट्री का हेड लिखेंगे, इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट 2008 जी। बेटा डेट बताएं, अगस्त 1। कितने में डेबिट हो रही है इन्वेंट्री? 1,01,000 से। सामने क्या आ जाएगा? कैश। फिर इसके बाद दोबारा आप जाएंगे और आप ये देखेंगे कि इन्वेंट्री और कहाँ आ रही है? इन्वेंट्री फिर दोबारा 1 में आ रही है 3,10,000 से। रीजन दो हैं, तो दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। अब आप लोग मुझे लिखवाइए, ये सही है जी। इन्वेंट्री डेबिट हो रही है 1 में अकाउंट्स पेबल की वजह से और कैश की वजह से। अकाउंट्स पेबल की वजह से कितनी? 3 लाख, और कैश की वजह से कितनी? तो ये हो गया हमारे पास 3,10,000। फिर उसके बाद आप आगे जाएं और आप देखिए इन्वेंट्री कहाँ है? इन्वेंट्री 3 में देखिए क्रेडिट हो रही है कितने से? 6,000 से। लेकिन इसके दो रीजन है, दोनों लिखने पड़ेंगे, कैश एंड अकाउंट पेबल। तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी जी। तो क्रेडिट में पोस्टिंग करवाएं। डेट आएगी क्या? 2008 जी। क्या डेट है? अगस्त 4। 3 है 4 है? 3 है। ओके, बताइए क्या क्या लिखूं? अकाउंट्स पेबल, कैश। कैश कितना? और अकाउंट्स पेबल कितना? 5,000। तो दोनों मिला के हो गए 6,000। और हमारे पास ये जो इन्वेंट्री की पोस्टिंग थी, ये देखिए इन्वेंट्री हमारे पास 6,000 से ही क्रेडिट हुई। हमने ये पोस्टिंग की है, ये वाली सही है, लेकिन इसको पोस्ट करने के लिए दोनों वाले जो ऊपर हैं ये हमें लिखने पड़ते हैं। बहरहाल फिर इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है 1,000 से, और रीजन क्या है इसका?
जी बताइए। नहीं, कैश थोड़ी, अकाउंटेबल रीजन है ना। आपको ये देखना होता है इन्वेंट्री के अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है। तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, तो फिर आप जाएं इन्वेंट्री को क्रेडिट करें, डेट बताएं। 4 बेटा, डेट तो आप लोग बता दें। 4 ही है जी। कितने से क्रेडिट हो रहा है इन्वेंट्री, कितने से क्रेडिट हो रही है? 1000 से इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। और रीजन क्या है? अकाउंट्स पेबल। आप लोग बनवा रहे हैं मुझे ये जी। 1000 और सामने क्या लिख देंगे? अकाउंट्स पेबल। इसके बाद मुझे बताएं कि आगे इन्वेंट्री कहां पर आ रही है बेटा? आगे पास हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है 10 में। इन्वेंट्री क्रेडिट 30,000, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के कहां जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जी। तो इन्वेंट्री क्रेडिट करवाएं, क्या डेट है? 10। कितने से क्रेडिट हो रही है? 30,000 और सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद फिर हमारे पास इन्वेंट्री 12 में क्रेडिट हो रही है 1 लाख से, और रीजन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप जाएंगे 12 में, क्रेडिट करेंगे इसको कितने से? 1 लाख से, और सामने क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 12 डेट नहीं है, 12 भी डेट है ना बेटा। उसके बाद फिर इन्वेंट्री कहाँ आ रही है बेटा? 13 में डेबिट हो रही है 9667, तो फिर आप जाएंगे और 13 में डेबिट कर देंगे कितने से? 9667। सामने क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारी पोस्टिंग्स हो रही हैं। ये बड़े अकाउंट हैं थोड़े, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह के, बाकी छोटे अकाउंट्स हैं। फिर आप आगे जाएं, फिर इन्वेंट्री कहाँ आ रही है बेटा? 23, 25 में भी तो इन्वेंट्री आ रही है, 23 में भी आ रही है। 23 में इन्वेंट्री डेबिट हो रही है 20,000 से, तो फिर आप क्या करें? 23 में डेबिट करें कितने से बेटा? 20,000। सामने क्या आ जाएगा? बैंक। और फिर मेरे ख्याल में लास्ट ट्रांजेक्शन है जिसमें इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 25, इसके बाद इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है 40,000 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रीजन है, तो आप क्रेडिट करेंगे 25 जी। कितना है? कितने से क्रेडिट हो रही है? 40,000 से, और सामने क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमने पूरी पोस्टिंग्स कर ली। इसके बाद आप क्या करेंगे? फुटिंग। फुटिंग कैसे होगी? डेबिट साइड पूरा टोटल कर लिया, और क्रेडिट साइड भी आप टोटल कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेंट्री हमने जो खरीदी है ना, वो 4,40,000, 4,40,667 की खरीदी है। 1,77,000 की इन्वेंट्री हमारे पास से चली गई। तो आज हमारे पास इन्वेंट्री कितने की है? इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर लेंगे। कितना आ रहा है? सही है। तो ये कैसे निकलेगा? हम बैलेंस कैसे करेंगे? ये जो बड़ा अमाउंट है ये दोनों जानिब लिख लेंगे आप, और फिर जहां कम है, क्रेडिट में कम है, वहां माइनस करके लाइन के ऊपर अमाउंट आएगा। कल जो हमने जर्नल बनाया था, जो नहीं थे वो सुन लें, जर्नल बनाया था ट्रेडिंग का, अब उसका हम लेजर बना रहे हैं। डेली आना बहुत जरूरी होता है। अब देखें कल का लेक्चर अपलोड नहीं हो सका ना, नुकसान हो जाता है इस तरीके से, मुझे टाइम नहीं मिला। आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी क्लास प्रॉपर लें। अब ये बैलेंस आ गया, तो इधर सामने क्या लिखेंगे आप? बैलेंस CD, और यहां डेट आएगी इस पीरियड की लास्ट, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? बैलेंस DD, और यहां पीरियड आएगा सितंबर, डेट आएगी सितंबर 1। ये भी बन गया इन्वेंट्री का अकाउंट। अब आप देख रहे हैं इन्वेंट्री की अप टू डेट कंडीशन है ये, कि आज हमारे पास इन्वेंट्री 2,63,667 की स्टोर रूम में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट बनेगा? सप्लाइज और प्रीपेड। तब हम जाएंगे और हम देखेंगे हमारे पास सप्लाइज है या नहीं। सप्लाइज नहीं है सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज शुरू वाली। देखिए पहली एंट्री में ऑफिस सप्लाइज नजर आ रही है 10,000 जी। तो आप क्या करेंगे? ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट करेंगे इसको कितने से? 2008 अगस्त 1 को इसे डेबिट करेंगे। कितना है बेटा? 10,000, और सामने क्या आ जाएगा? कैपिटल। अब आप इसके अलावा ढूंढिए कि आपके पास जो है वो ऑफिस सप्लाइज कहाँ आ रही है। कहीं पर भी आई थिंक ऑफिस सप्लाइज नहीं है, तो भाई इस अकाउंट को ऐसे ही बैलेंस कर दिया जाएगा। ऐसे ही बैलेंस करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ भी 10,000 लिख लें, यहाँ भी 10,000 लिखे। कम कहाँ पर है? क्रेडिट में। वहाँ लाइन के ऊपर 10,000 लिखकर बैलेंस CD तो लिखे, लेकिन यहाँ डेट आएगी पीरियड की लास्ट। अब देखिए यहाँ जब मैंने पीरियड की लास्ट डेट डाली थी ना, ये वाली, तो इधर ऊपर 2008 अगस्त लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा हुआ था। यहाँ आपको पूरी डेट डालनी पड़ेगी, 2008 अगस्त 31, और यहाँ पर क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 2008, तो यहाँ जो आप बैलेंस BD लिखेंगे ना, उसके सामने आप बैलेंस BD लिखने के बाद
सिर्फ आप लिख देंगे सितंबर मंथ। तो ये ख्याल रखना है कि ईयर, मंथ और डे तीनों लिखे हुए हों। सिप्लाइज के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रीपेड का। अब आप जाके तलाश करें कि आपके पास प्रीपेड का अकाउंट है या नहीं। तो आप देखें आपके पास प्रीपेड का एक अकाउंट नजर आ रहा है 40,000 से। तो हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे और आई थिंक इसकी कोई और पोस्टिंग नहीं है, बस प्रीपेड यही है हमारे पास। प्रीपेड रेंट 40,000 से। तो फिर आप क्या करेंगे? ये ऐसा ही अकाउंट बनेगा प्रीपेड का, बिल्कुल सिमिलर, सिर्फ टाइटल चेंज होगा और अमाउंट चेंज होगा। तो चलिए इसको बना देते हैं, ऐसा ना हो फिर आउट हो जाए। क्या है? प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहे हैं। जी, तो 40,000 कर देंगे हम इसको। ये भी 40,000 हो जाएगा, ये भी 40,000 हो जाएगा, सारा अमाउंट 40,000 हो जाएगा। तो चेंज करेंगे ना, पहले अमाउंट चेंज कर लें। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? यहाँ कैश आ जाएगा। क्या है? बैंक है, कैश है? कैश है। ओके, इसके बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? प्रीपेड के बाद प्रीपेड लैंड। लैंड हमारे पास नजर आ रही है, देखें आप जरा। लैंड हमारे पास कोई एसिड मौजूद नहीं है। लैंड के बाद बिल्डिंग में नहीं है और मशीन में नहीं है। एक्यूमुलेट तो किसी का होगा नहीं जब वो प्लांट एसिड ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही फिक्स एसिड नजर आ रहा है, दैट इज फर्नीचर, और उसका भी एक्यूमुलेटेड नहीं है। तो बस फर्नीचर का अकाउंट बन जाएगा 40,000 से। और फर्नीचर का अकाउंट भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा प्रीपेड के तरीके से। और फर्नीचर जब डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल ना। तो आप यहां से कॉपी कर लेते हैं इसको। जी, हम चेंज कर लेंगे भाई, इसको टाइम बचा रहे हैं। जी, यहां क्या लिख दूं? फर्नीचर, और ये डेट यही आएगी। फर्नीचर कितना है बेटा? 40,000, और ये सब जगहों पे 40,000 हो जाएगा। ये लेजर बन गया। ये आप लोग खुद कर सकते थे काम, इट्स वेरी सिंपल। फिक्सचर असल में जैसे नोटिस बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, या कोई आपने दीवार में कोई अलमारी फिक्स की हुई है, कीले वगैरह ठोक के उसे लगाया है, वो मूव नहीं हो सकती, तो फिक्सचर कराते। फर्नीचर तो मूव हो सकता है ना, ऐसे ही हमारे पास चेयर्स हैं, ये पोडियम है, ये मूव हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ मूव नहीं हो सकती और है फर्नीचर ही, तो उसको फिक्सचर बोलते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो लकड़ी का ही हो, लोहे का भी हो सकता है, वो बोर्ड भी हो सकता है। फिक्सचर बिल्कुल फिक्स हुआ है। आगे चलें बेटा। फर्नीचर के बाद कौन सा अकाउंट बनता है? फिक्सचर। फिक्सचर है नहीं हमारे पास, और खत्म हो गया। अब लाइबिलिटी में आ जाए। लाइबिलिटी में पहले क्या आएगा? नोट्स पेबल, वो नहीं है। फिर अकाउंट्स पेबल, वो हमारे पास मौजूद होगा। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास आ रहा है नंबर 1 में 3 लाख से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रही है इन्वेंट्री। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और एक अकाउंट ओपन करेंगे। किसका? अकाउंट्स पेबल का। आज हम इनकम स्टेटमेंट बना के जाएंगे। अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। बताएं कब क्रेडिट हो रहा है? 2008 अगस्त फर्स्ट को कितने से क्रेडिट हो रहा है बताइए? 3 लाख। और सामने क्या आएगा? इन्वेंट्री। सही, आपके पास मौजूद है सोल्यूशन, उसमें से देख के आप बता रहे हैं। इसके बाद बताएं अकाउंट टेबल कहाँ आ रहा है? अकाउंट टेबल 3 में आ रहा है, डेबिट हो रहा है 5,000 से। तो फिर आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 2008 और अगस्त 3 कितने से डेबिट हो रहा है? 5,000 डेबिट हो रहा है, और सामने इसके भी इन्वेंट्री आए। इसके बाद अकाउंट्स पेबल देखें आप कहाँ पर मौजूद है? अकाउंट पेबल 4 में फिर डेबिट हो रहा है, और रीजन 2 हैं, तो दोनों रीजन लिखने पड़ेंगे, कैश एंड इन्वेंट्री। जी, तो आप मुझे बताएं डेबिट कर रहे हैं किसमें? 4 में, और फिर इसमें क्या आएगा? इन्वेंट्री और कैश। इन्वेंट्री कितना है? 1,000। यानी इसके डेबिट होने के 2 रीजन है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हुई है, और इसके अलावा हमारे पास कैश है। कितना ही है? 1,94,000। इसके अलावा अकाउंट पेबल कहाँ है? इसके लिए आप जाएं क्वेश्चन में और देखें अकाउंट पेबल कहीं और आ रहा है। आई थिंक अकाउंट पेबल कहीं और मौजूद नहीं है। सही है, तो फिर आप अकाउंट पेबल को छोड़ देंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे। जी, बैलेंस कर लें इसको। फूटिंग करेंगे हम कौन सी साइड की? डेबिट साइड। डेबिट साइड की फूटिंग में कितना आ गया? 2 लाख रुपए। अब इसको बैलेंस कर लें। बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे? जो बड़े साइड की फूटिंग है उसे दोनों जगह कॉपी कर लेंगे। कम अमाउंट कहाँ है? डेबिट में। कितना कम है? वो माइनस करके लिखेंगे। कितना कम है? 1 लाख। तो इसको माइनस करें तो ये आ गया 1 लाख। ये है हमारा बैलेंस। बताइए CD। यहाँ डेट आ जाएगी इस महीने की लास्ट,
और ज़्यादा अमाउंट क्योंकि क्रेडिट में है तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा 1 लाख, ये होगा बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस BD आ गया और यहाँ डेट आएगी नेक्स्ट पीरियड की 1 सितंबर 1। इसके बाद कौन सा अकाउंट होगा? कोई और लायबिलिटी। तो आप देखिए कोई और लायबिलिटी आपके पास इस क्वेश्चन में आई थिंक कहीं भी नहीं है, सही है, कुछ नहीं है। अब हमारे पास कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल का। कैपिटल और ड्राइंग है नहीं, बस कैपिटल का अकाउंट बनेगा। और कैपिटल सिर्फ पहली एंट्री में आ रहा है 5,50,000 से। तो आप क्या करें? कैपिटल का अकाउंट ओपन करें। कैपिटल भोलू जी, क्रेडिट करेंगे इसको कितने से? 2008 अगस्त 1। इसके कितने रीजंस हैं? सारे लिखने पड़ेंगे आपको। कैश, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर। इससे आपके पास ये क्रेडिट हो रहा है कैपिटल। कितना कितना बेटा? 5 लाख, 10,000 और 40,000। ये हमारा टोटल कैपिटल क्रेडिट हो गया 5,50,000। अब आप क्या करेंगे? इसकी फूडिंग करेंगे। फूडिंग कैसे होगी? टोटल कर लो क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड पे कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा बैलेंस है। लेकिन इसको बैलेंस को आपको लिखना है कि आप ये जो बड़ा अमाउंट है इसको इधर भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लेंगे। जहाँ कम है, कहाँ पर कम है? डेबिट में कम है। कितना कम है? पूरा अमाउंट कम है। वही हमारा बैलेंस CD हो जाएगा और डेट आ जाएगी यहाँ पर 2008 अगस्त 31। और जहाँ ज्यादा अमाउंट है क्रेडिट में, यहाँ पर भी वही बैलेंस आ जाएगा और सामने क्या लिख देंगे हम? बैलेंस। सब कुछ डायरेक्ट हो सकता है लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं है। ये बैलेंस करने का तरीका है। आपको इसी तरीके से बैलेंस करना है अगर आप प्रॉपर बैलेंस कर रहे हैं। और अगर आप रफ काम कर रहे हैं तो फिर आप ये बैलेंस इस तरीके से नहीं करें। आप ले जाए, मैंने जो एडजस्टमेंट पढ़ाई थी ना वैसे कर लें। हो सकता है ऑप्शनल होती है लेकिन फूडिंग करनी चाहिए। अपनी तरफ से कामों को नहीं छोड़ें आप, वरना वो भी आपके मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट कर सकता है। आपको चाहिए आप प्रॉपर काम करें, पूरा नहीं करेंगे। लेकिन आप ना जब एग्जाम में काम करें ना तो आप कोशिश करें अपनी तरफ से कुछ भी ना छोड़ें। कुछ चेकर होते हैं वो बोलते हैं नहीं फूडिंग एक स्टेप था, क्यों छोड़ा, 1 नंबर काट लिया। और 1 नंबर से भी पेपर रह जाते हैं, 49 आ गए। इसी वजह से आप ना अपनी तरफ से हर काम प्रॉपर पूरा लिखें, कोई चीज स्किप नहीं करें। कहीं पर कोई कैलकुलेशन करें, इंक्लूड हर चीज में इंक्लूड करें। प्रैक्टिस में नहीं करेंगे तो पेपर में भी नहीं कर सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पेपर में लिख लेंगे, यहाँ नहीं लिखते पेपर में लिख देंगे, तो आपसे पेपर में तो टेंशन होती है, तो उसमें आपसे हाथ नहीं चलेगा। जब भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाई, मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में सुन लें। क्या आपको अगर कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, आपको लग रहा है कि यार ये चीज कैलकुलेट हुई भी नहीं है, आप उसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं लिखेंगे। आप बाकायदा कैलकुलेशन दिखाएंगे उसकी कि ये अमाउंट 5,000 में से 1,000 लेस करके मैंने 4,000 लिखा है। आप डायरेक्ट 4,000 नहीं लिखेंगे। अपनी तरफ से हर चीज आप बचा के चलें ताकि आप आसानी से जो है वो अपने आगे वाले पेपर्स भी, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें सारी कैलकुलेशन दिखाएं। और आपके पास कोई ऐसे भी कोर्सेज होंगे जिसमें भी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन पूरी लिखें। कैपिटल के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? ड्राइंग नहीं है, सही है। तो फिर हमारा सेल्स का अकाउंट बनेगा और सेल्स मौजूद है जी। बताइए सेल्स हमारे पास कौन सी एंट्री में आ रही है बेटा? सेल्स आ रही है 10 में। सेल्स क्रेडिट 50,000। अब यहाँ जाएंगे और डेट लिखेंगे 2008 अगस्त 10। सेल्स क्रेडिट कितना? 50,000। और सामने क्या लिखेंगे आप? कैश। इसके बाद दोबारा जाएंगे और आप देखेंगे सेल्स का इन्वॉल्व है। सेल्स हमारे पास 12 में 1,50,000 से, तो आप यहाँ 12 लिखकर 1,50,000 से सेल्स को क्रेडिट करेंगे और सामने लिख देंगे क्या? अकाउंट्स रिसीवेबल। और बताओ इसके अलावा सेल्स कहाँ पर है? इसके लिए आपको दोबारा जाना है आगे। देखें सेल्स कहाँ पर नजर आ रही है? सेल्स नजर आ रही है आपको 25 में। 60,000 से क्रेडिट हो रही है, आप जाएं और 25 में 60,000 से इसको क्रेडिट कर दें, तो सामने क्या आ जाएगा? कैश। और कोई पोस्टिंग नहीं है तो हम फूटिंग कर लेंगे इसकी, और फूटिंग करेंगे तो फूटिंग आगे 2,60,000, यही इसका बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है तो आप दोनों जगह पर 2,60,000 कॉपी करें। कम कहाँ पर है? डेबिट में, तो वही हमारा बैलेंस कॉपी होगा और इधर लिखेंगे बैलेंस CD और सामने क्या डेट आ जाएगी? 2008 अगस्त 31। और जहाँ ज्यादा अमाउंट है वहां पर डेट आएगी अगले पीरियड की 1 सितंबर 1 और वहां पर आप लिख देंगे बैलेंस BD और डेट आ जाएगी, जो अमाउंट आ जाएगा वही आ जाएगा 2,60,000। यानी सेल्स का ये बैलेंस है। सेल्स के बाद कौन सा अकाउंट बनता है? सेल्स
रिटर्न एंड अलाउंस। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमारे पास मौजूद है। अब आप जाएं ऑर्डर में, उसमें देखें कहाँ पर सेल रिटर्न एंड अलाउंस आ रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हमारे पास आ रहा है 13 में। 13 में सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट तो हो रहा है, लेकिन दो रीजन हैं उसके, कैश एंड रिसीवेबल। तो आप जाएंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे 2008 अगस्त 13 और डेबिट करेंगे दो रीजंस की वजह से, कैश एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। ये कितने कितने से बताइए बेटा? हाँ, 10,000 कैश की वजह से और 5,000 रिसीवेबल की वजह से। बताएं देख। अच्छा 2 मिनट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 15,000, ये देख लें आप, कैश क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो कैश में 5,000 आएगा, सही है। अब कैश में 5,000 लिखेंगे और अकाउंट रिसीवेबल के अंदर 10,000। तो ये सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट हो रहा है ना, तो हम असल में हमने डेबिट की पोस्टिंग की है बेटा। ये तो डेबिट हो रहा है ना सेल रिटर्न अलाउंस, ये वाली पोस्टिंग है। इसके लिए दोनों लिखने पड़ेंगे आप, और कहीं पर सेल रिटर्न अलाउंस मौजूद नहीं है भाई, इसको बैलेंस कर लेंगे जी। बैलेंस करेंगे तो पहले फूटिंग करें, और फूटिंग इसकी 15,000, यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है 15,000, दोनों जगह कॉपी कर लेंगे जी। अब कहां पर कम है? क्रेडिट में जितना कम है वो हमारा बन जाएगा बैलेंस। सीडी और डेट आ जाएगी 2008 अगस्त 31। और जहां ज्यादा है, कहां ज्यादा है अमाउंट ज्यादा कहां पर है इसका? डेबिट में। तो डेबिट में कहां लिखूं मैं ये बैलेंस का अमाउंट? 15,000। लाइन के नीचे जागते रहे भाई, सही है। इसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस बीडी, और यहां डेट क्या आएगी? सितंबर 1। आप लोग करवाएंगे अब काम, मैं खुद बोलूंगा ही। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा बताइए? सेल्स डिस्काउंट। तो सेल्स डिस्काउंट है मौजूद, इस वजह से उसका अकाउंट ओपन करेंगे जी। बताइए, सेल्स डिस्काउंट जो है वो हमारे पास आ रहा है 18 में। एक ही मरतबा आ रहा है 2000 से डेबिट हो रहा है, तो आप इसको डेबिट कर दें 2000 से। क्या डेट आएगी? 2008 अगस्त 18, और ये डेबिट हो रहा है कितने से? 2000 से। सामने क्या आएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। बाकी इसकी फूटिंग की जरूरत नहीं है, इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी सिंपल। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? यही 2000 हर जगह आ जाएगा, और यही हमारा बैलेंस जहां पे कम है, क्रेडिट में कम है ना, यहां बैलेंस सीडी लिखकर आप यहां पे लिख देंगे क्या? 2008 अगस्त 31, और यहां पर डेट आएगी लाइन के नीचे सितंबर 1, और बैलेंस बीडी और डेट अमाउंट आ जाएगा 2000। ये हो गया। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? इसके लिए ऑर्डर में जाएं, और ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि पहले अकाउंट बनाएंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, देखें आपके पास होगा। फिर बनाएंगे आप फ्रेड एक्सपेंस का। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सर्च करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमें मालूम है जनरल में, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट ओपन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर सारी कॉस्ट जो है वो जमा हुई हुई होगी। किसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, इन्वेंट्री की जो ट्रांसफर हुई होगी। तो शुरू में तो नहीं है ये फर्स्ट टाइम कहां पर आ रहा है मेरा? 10 में। 30,000 से डेबिट हो रहा है, तो आप जाएं और 2008 अगस्त 13 10 को 10 में डेबिट करें, कितना? 30,000, और सामने क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। बेटा खामोश बैठ जाओ, सही है, बी क्वाइट। इसके बाद आप जाएं आगे और आप देखें कि आपके पास कहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। तो 12 में 1 लाख से आप 12 में जाएं और 1 लाख से डेबिट करें, सामने क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री। बोलें, फिर आगे जाएं आप, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां आ रही है भाई? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक मतलब आई 10 में, फिर 12 में आई, फिर उसके बाद 13 में भी तो आ रही है। 13 में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो रही है 9667, तो आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट करें 13 में। 2008 अगस्त 13 में क्रेडिट करेंगे इसको कितने से बेटा? 9667, और सामने आ जाएगा इन्वेंट्री। कोई चीज छोड़नी नहीं है, वरना बैलेंस नहीं आएगा फिर एंड में। और से देखें क्या हो रहा है। इसके बाद आप जाएं जी, बताएं और कहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है हमारे पास 25 में 40,000 से, और इसके अलावा कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो फिर आप जाएं और इसे डेबिट करें 25 में, कितना था?
40,000 और ये बन जाएगी हमारी इन्वेंट्री आएगा इसमें। अब इसको बैलेंस कर लें भाई, इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा नहीं है। तो इन्वेंट्री डेबिट हुई 1,70,000 से, क्रेडिट हुई 9,667 से, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुई 1,70,000 से, क्रेडिट हुई 9,667 से। तो बैलेंस क्या आ जाएगा, इसको लेस कर लेंगे। बड़ा अमाउंट 1,70,000 है, दोनों जानिब लिख लें आप, और जहां कम है वहां पर लाइन के ऊपर माइनस करके अमाउंट आ जाएगा जी। इसमें से माइनस कर लेंगे हम ये अमाउंट, तो क्या आ रही 160,333, यानी जो हमने गुड्स बेची हैं वो इतने की हमें पड़ी थी। यहां आ जाएगा बैलेंस सीडी और डेट। 2 मिनट, 9,667 की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने कंपाउंड एंट्री बनाई हुई है ना इसकी, तो मैंने एक ही दफा पोस्टिंग करनी है। अगर आपने अलग अलग एंट्री बनाई है तो फिर आप अलग अलग 2 दफा पोस्टिंग कर लेंगे, 13, और अलग अलग बनाई है तो अपने लिए आपने सही किया है। बहरहाल अब इसका बैलेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पे डेट आ जाएगी इस पीरियड की लास्ट, क्या 31, और यहाँ बैलेंस बीडी डेबिट में आ जाएगा, इसका एक्सपेंस है, डेबिट में बैलेंस आता है एक्सपेंस का, ये यही बैलेंस आ गया। और यहाँ डेट आ जाएगी September 1, यानी कि आज हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या बनता है, फ्रेड एक्सपेंस। फ्रेड एक्सपेंस हमारे पास 12 में आया है, तो हम जाएंगे और ये देखेंगे भाई कि 12 में हमारे पास फ्रेड एक्सपेंस एक ही दफा आया है बस। फ्रेड एक्सपेंस 5,000 कैश। आप जाएं और फ्रेड एक्सपेंस को डेबिट करें 2008 अगस्त। 12 में डेबिट हो रहा है कितने से, 5,000 से, और सामने कैश आ जाएगा, और यही इसका बैलेंस हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो 5,000 ही डेबिट में बैलेंस आ जाएगा। तो दोनों जानिब आप ये 5,000 लिखकर, जहाँ कम है वहाँ पर भी वहाँ लाइन के ऊपर लिखकर बैलेंस सीडी लिख देंगे, और डेट इसमें आप इंसर्ट करेंगे 2008 अगस्त 31, और यहाँ पे डेट क्या आएगी, वहाँ आएगी अगले पीरियड की फर्स्ट। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास September 1, और बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस बीडी जी। कितना अमाउंट आ जाएगा, 5,000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेड एक्सपेंस के बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट बन जाएंगे आपके पास। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं ये हम देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं। सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस आया हमारा, फ्रेड एक्सपेंस हो चुका है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 1020 में, सही है। आप क्या करेंगे, आप हेड ऑफ अकाउंट लिखेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अभी एडजस्टमेंट आएगी ना, मैं सारा आपसे पूछ के लिखूंगा, तो सिंपल काम है, इसमें मैं पूछ के टाइम नहीं जाया करना चाह रहा हूँ। 2008 अगस्त, बताओ डेट बताओ, 20 कितने ने डेबिट होगा ये 1,000, और सामने क्या लिखेंगे आप, कैश बैंक, और यही इसका बैलेंस हो जाएगा। बेटा बातें नहीं करें, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं इससे। यहां पर हमारा 1,000 आ गया, हो गया बैलेंस। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, कोई और एक्सपेंस, और हमारे पास कोई और एक्सपेंस कौन सा है, नीचे 2 ही एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस है 8,000, हम जाएंगे और यही अकाउंट जो है इसको कन्वर्ट कर लेंगे यूटिलिटी एक्सपेंस। यहां आप हेडिंग डालेंगे यूटिलिटीज एक्सपेंस जी, कितना ही 8,000। डेट क्या है, डेट 31 जी, यही 8,000 हर जगह आ गया, बैलेंस हो गया कैश। इसके बाद सैलरी एक्सपेंस आखिरी अकाउंट है। देखिए वही प्रोसीजर है जो हमने सर्विसिंग बिजनेस में लेजर बनाने का किया था, वही प्रोसीजर है। नया काम कहां पर आया था अभी कल, एंट्रीज में। अब नया काम इसके बाद आएगा सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट क्लोजिंग एंट्री में। बाकी सारा ये प्रोसीजरल है, ये आप कर सकते हैं। अब पेरियोडिक आएगा ना, तो आप लोग फिर ये जल्दी से कर लीजिएगा। मैं एंट्रीज भी नहीं बनवाऊंगा, पेरियोडिक की एंट्रीज समझा दूंगा। अब एंट्रीज बनाए, लेजर बनाए, अकाउंट बनाए, सारे ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाकर जैसे ट्रायल बैलेंस तक करके लाना। फिर हम सारी अपनी इनपुट डालेंगे इनकम स्टेटमेंट में। ओके, इनकम स्टेटमेंट हमारा जो है वो उसका अच्छा है। इधर बताएं क्या लिखूं मैं, सैलरीज एक्सपेंस 20,000, डेट क्या है, अगर 31 ही है 20,000, तो ये हमारा बैलेंस आ गया, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट बनाने से पहले का ट्रायल बैलेंस होता है, ताकि हम लिस्टिंग हो जाए हमारी,
तो इस ट्रायल बैलेंस को आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी लेजर से कंस्ट्रक्ट होगा। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भाई, अगस्त 31 को ये बन रहा है। अब हमारे पास टोटल अकाउंट्स कितने हैं, सारे बीडी वाले बैलेंस हैं। जी बेटा बताओ मुझे, सबसे पहला अकाउंट जो हमने बनाया है वो कैश का है, सही है। तो हम कैश का टाइटल लिखेंगे और उसका बैलेंस देखेंगे कि डेबिट में है या क्रेडिट में है, उसके बाद उसका बैलेंस लिखेंगे हम। तो इसका बैलेंस डेबिट में है, देखिए 1,98,000, 99 के नीचे वाला अमाउंट उठाया जाता है। 1,98,000 हम यहाँ पर डेबिट में लिख लेंगे। इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है, अगला अकाउंट हमारा है बैंक, और बैंक का बैलेंस आया डेबिट में 1,07,000। हम यहाँ जाएंगे और बैंक लिखेंगे और 1,07,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा है, नहीं यहाँ पर कौन सा है बेटा, अकाउंट डिसेबल 40,000 रुपये डेबिट में बैलेंस आ रहा है, तो आप अकाउंट डिसेबल लिखेंगे यहाँ पर जाकर, अकाउंट्स रिसीवेबल, और इसका अमाउंट आ जाएगा 40,000 डेबिट में। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा होगा, इसके लिए आप जाएं दोबारा इन्वेंट्री 263,667, तो फिर आप यहाँ पर अमाउंट लिख लें 263,667 और सामने क्या आ जाएगा इन्वेंट्री। इसके बाद फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होगा, इसके लिए आप जाएं और क्या लिखा हुआ ऑफिस सप्लाईज 10,000, प्रीपेड रेंट 40,000। तो ये दोनों कॉपी कर दें आप, पहले ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज, ये बीमारी होती है, प्रीपेड रेंट। अब मुझे बताएं ऑफिस सप्लाईज कितना था बेटा 10,000 और प्रीपेड रेंट कितना था 40,000, ये दोनों भी डेबिट में थे तो हमने डेबिट में ही लिख दिए। इसके बाद अगला अकाउंट हमारे पास कौन सा है, पता चल जाएगा अभी आप। इसके बाद आप आगे आ जाएं फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट में 40,000 है, बीडी बैलेंस, तो आप क्या करेंगे फर्नीचर को डेबिट में लिखेंगे 40,000। इसके बाद कौन सा अकाउंट है, इसके लिए आप जाएं दोबारा और आप देखें अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 1 लाख और कैपिटल क्रेडिट 5,50,000। तो आप इन दोनों अकाउंट्स को लिख लें, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, जी अकाउंट्स पेबल भी है और कैपिटल, ये कितना कितना बेटा क्रेडिट में है दोनों, ये 1 लाख ये क्रेडिट में है और 5,50,000 ये क्रेडिट में है। इसके बाद कैपिटल के आगे भोलू लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैपिटल भोलू, ऑनर का नाम आपको कैपिटल के साथ और ड्राइंग के साथ भी ऑनर का नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद आप जाएं सेल्स, पेबल के साथ सप्लायर के नाम लिखते ही, मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दिया है कि अगर आप सप्लायर के अलग अलग अकाउंट बना रहे हो ना, तो फिर आप पेबल में बहुत सारे पेबल के अकाउंट्स बनाओगे, सब्सिडियरी लेजर होंगे वो, उन सब में सप्लायर के नाम आएंगे। लेकिन ये जो हम लेजर बना रहे हैं ना, दिस इज जनरल लेजर, और जनरल लेजर में हर चीज़ का कंबाइन अकाउंट होता है। इसी वजह से ये जो अकाउंट टेबल नजर आ रहा है ना, ये हम सारे सप्लायर्स का अकाउंट मिलाकर बना रहे होते हैं, तो यहाँ नाम मेंशन नहीं करेंगे। इसी के पीछे सब्सिडी लेजर भी बनते हैं, वो अभी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या अकाउंट टेबल के अकाउंट, सब्सिडियरी लेजर तो बेटा पहले जब जर्नल बन रहा होता है ना, उसके साथ ये लेजर पूरे साल बनते रहते हैं, उनमें बनते हैं। उनका मकसद ये होता है कि मालूम चले कि हमें सप्लायर को कितने कितने पैसे देने हैं, किसके सप्लायर को, तो उसके लिए सबके अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। लेजर जनरल लेजर में नहीं बनाते, दो किस्म के लेजर हैं, दोनों अलग अलग मेंटेन होते हैं। हम लोग सब्सिडी लेजर बना ही दे रहे हैं, हम तो जनरल लेजर ही बना रहे हैं, सही है। प्रैक्टिकली दोनों लेजर बनते हैं, क्योंकि दोनों लेजर नहीं बनेंगे तो फिर आप सप्लायर से किस तरीके से ये डिमांड करोगे कि तुम्हारा इतना पैसा है। सेल्स में 2,60,000 और क्रेडिट, तो आप फिर क्या करें, आप जाएं और सेल्स लिखें, जी बेटा सेल्स जा रहे हैं, कौन सा नंबर था ये 10, जी सेल्स कितना बैलेंस है डेबिट में लिख दूं, क्रेडिट में 2,60,000, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट में ही होता है। इसके बाद हमें मालूम है दो अकाउंट आने वाले हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, और ये दोनों डेबिट में आएंगे क्योंकि कॉन्ट्रा रेवेन्यूज हैं। आप देखिए सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट में 15 और ये 2, तो आप इन दोनों को ले जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 15,000 एंड 2,000। इसके बाद दोबारा जाएं आप
और ये देखें कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट है 160333, इसका बैलेंस है, देखें ये रहा बैलेंस। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट ओपन करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 160333, ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट आएगा? फ्रेड एक्सपेंस डेबिट 5000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 1000। इन दोनों का आप बताएंगे मुझे, सही है? तो पहले हम लिखेंगे फ्रेड एक्सपेंस, फ्रेड एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और यूटिलिटीज एक्सपेंस है, आगे यूटिलिटीज एक्सपेंस है ना, और इसके अलावा एक हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है जी। तो हमारे पास ये इसके अमाउंट क्या क्या हैं, इसके लिए आप जाएं और ये देखें कि 5000 1000 पहले लिख लेते हैं, फिर 8000 है, सही? तो ये आ गया हमारे पास 5000, फिर 1000, 8000 और 20000। अब ख़त्म हो गए सारे अकाउंट्स। अब इनको सम कर लेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा। अब ऐसा जब पीरियोडिक में आएगा ना तो आप खुद करिएगा प्लीज़। अभी दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आने का मतलब ये होता है कि हमने पीछे सब सही किया है? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हमने जितने से डेबिट लिखा है, अब इसमें एरर हो सकते हैं, और एरर कैसे करेक्ट होंगे इसका टॉपिक आगे आएगा, लेकिन इसको अपडेट कैसे करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इसको अपडेट करना है और आप इसके न्यूमेरिकल में जाएं। कल जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था उसमें ये रहा, ये हमारा न्यूमेरिकल था। इसके अंदर नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, परपेचुअल का देखिएगा, पीरियोडिक का नहीं देखिएगा। अब ये डाटा फॉर एडजस्टमेंट कब का है? अगस्त 31, 2008 का। अब हम इस ट्रायल बैलेंस को अपडेट करने के लिए एंट्रीज बनाएंगे, फिर एक नया ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसमें अकाउंट्स बढ़ जाएंगे और कुछ अकाउंट्स तब्दील हो जाएंगे। फिर वो जो नया ट्रायल बैलेंस होगा उससे आप अपना इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। वही तरकीब है जो पहले थी। तो सर्विसिंग पढ़ के आ रहा है उसको यहाँ पे बहुत आसानी होती है। अब देखिए बनाएंगे कैसे आप यहाँ डाटा देखेंगे और ट्रायल बैलेंस देखेंगे। जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाए थे सर्विसिंग वाले, उसमें ट्रायल बैलेंस बना हुआ था और डाटा दिया हुआ था। अब यहाँ ट्रायल बैलेंस आपने खुद बनाया है, तो वो डाटा और वो जो ट्रायल बैलेंस है वो और ये डाटा, इन दोनों को देखते हुए बनाना है आपको। यानी एडजस्टिंग एंट्री आप इस ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को देख के नहीं बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एंड दिस डाटा फॉर एडजस्टमेंट। तो इनको कंसीडर करते हुए अब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे एडजस्टिंग एंट्री बनवाएंगे। मैंने क्या किया हुआ है? मैंने तो यहाँ बनाई हुई है, सही है? तो मैं क्या करूंगा अब आपको मालूम है, मैं कर दूंगा डिलीट। अब हम दोबारा से ये एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। अब आप लोग जो है काम करेंगे, पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या है इसके लिए आप जाके देखें क्या लिखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। कौन सी एडजस्टमेंट है ये? एडजस्टमेंट नंबर 3 है ये एक्रूड एक्सपेंस वाली। और एक्रूड एक्सपेंस की पहचान क्या थी कि डाटा में आउटस्टैंडिंग लिखा होगा या एक्रूड लिखा होगा या इनकट बट नॉट पेड लिखा होगा या पेबिल लिखा होगा। तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि 5000 की सैलरी हमने एक्सपायर तो कर ली लेकिन पेमेंट नहीं की, तो क्या एंट्री बनती है इसकी? सैलरी पेबल क्रेडिट। जो प्रैक्टिस करेगा वो ऐसे जल्दी जल्दी परफॉर्मेंस देता है। अब आप जाएंगे और अब यहाँ पर डेट लिखेंगे 2008 अगस्त 31, और ये यहाँ पे आप लिख देंगे आप कौन सी एंट्री बना रहे हैं, एडजस्टमेंट्स। और फिर आप अपनी पहली एंट्री बनाएंगे और उन्होंने बता दी है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज, और इसमें जो अमाउंट आता है ना वही जो लिखा हुआ है वही अमाउंट आ रहा है। कितना अमाउंट लिखा है? 5000। तो आप 5000 से जो है वो एंट्री बना देंगे और नरेशन लिख देंगे क्या, टू एडजस्ट सैलरी पेबल या टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस या टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट बन गई। ये एडजस्टिंग एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरर करते हैं स्टूडेंट्स और आप लोग इंशाल्लाह नहीं करेंगे। इसके बाद बताएं प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, सही है? इसके लिए आप प्रीपेड की तो बेटा वो है ना डेफर्ड एक्सपेंस वाली, दूसरी वाली तो अनएंड वाली है ना। हाँ, प्रीपेड सैलरी के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, सही है? तो आप जाएं ट्रायल बैलेंस में जाके देखें आपने जो है वो सैलरी के लिए क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस। अब क्या करेंगे, आप कम करके क्रेडिट कर देंगे, एसिड को बढ़ाएंगे और अमाउंट एसिड का चाहिए होगा और उसने क्या एसिड का अमाउंट दिया हुआ है 10,000, तो यही अमाउंट आ जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सही है? तो मुझे बनवाइए इसकी एंट्री नंबर 2 जी, बनवाइए आप।
हाँ, प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, और अमाउंट वही आ जाएगा 10,000 जो उसने लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर टू रिकॉर्ड प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी का अकाउंट नहीं था तो उसको हमने रिकॉर्ड किया है। ये प्रोसीजर आपने कभी जिंदगी में पहले पढ़ा है? हमने सर्विसिंग में पढ़ा है, 4 क्वेश्चंस भी किए थे इसके। अब आगे बताएं मुझे, आगे क्या लिखा हुआ है, रेंट एक्सपेंस 30,000। अब इसके लिए आपको पहले जाके ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में क्या मामला है। एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो सकती है। तो ट्रायल बैलेंस में आप देखें क्या लिखा हुआ है, रेंट है ना, ये रेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड रेंट 40,000। इसका मतलब है कि ये एसिड रिकॉर्ड हुआ है। अब इसको कम करके हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। तो आप एंट्री बनवाएं, नंबर 3 1 है, यस, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब आपके पास नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड, ओके, टू एडजस्ट लिख लें, टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट। देखें वही काम हो गया। अब हमें अमाउंट किसका चाहिए, एक्सपेंस का। आप जाके क्वेश्चन में देखें क्या प्रीपेड रेंट एक्सपेंस का अमाउंट दे रहा है 30,000, तो आप 30,000 ही ले लेंगे। इसके बाद फिर आप जाएं एडजस्टमेंट नंबर 4 के लिए, क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 500। अब आपको जाके देखना पड़ेगा डाटा में कि हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। तो देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट कर देंगे और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को बढ़ा देंगे। करेंगे, ठहर जाओ, हाँ बोलो, क्या क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बताओ यार जी। तो यहां पर हम एंट्री पास करते हैं। ये बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ गया कि आपने ब्लू क्यों किया। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। तो मैं लास्ट टाइम ना ये स्टूडेंट खुद करके लाए थे। तो सोल्यूशन बनाने के लिए जब मैं खुद घर में बैठ के सॉल्व करूंगा ना, तो उसमें फिर अलग बात होती है। क्लास में सॉल्व करने में ज्यादा एक्यूरेसी आती है क्योंकि हम सब मिलकर सॉल्व कर रहे होते हैं। जी, कितना अमाउंट आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अमाउंट चाहिए। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अमाउंट, दिया हुआ है 500। तो 500 से ही हम एंट्री पास कर देंगे। नरेशन टू रिकॉर्ड प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। अच्छा, इसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री बनानी है, और नेक्स्ट एंट्री किस चीज की है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर्ड। ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेट, फ्रेट एक्सपायर्ड बोला। तो अब आपको पीछे जाके फ्रेट का अकाउंट देखना पड़ेगा कि फ्रेट को हमने क्या लिखा हुआ है, फ्रेट एक्सपेंस लिखा हुआ है। देखिए कितना 5,000। अब क्या एंट्री बनाएंगे, अब आप लोग बनवा दें मुझे जी। प्रीपेड फ्रेट है ना, वो फ्रेट बोला। अच्छा, अब वहां पर आके लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन, हमारे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है फ्रेट। तो हम कौन सा टाइटल यूज करें, आप हमेशा ट्रायल बैलेंस वाला टाइटल फॉलो करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वो उस नाम से अकाउंट ओपन आप कर चुके हैं। अब डाटा तो एक मतलब अनऑफिशियल चीज है ना, आपको इसके करना है। जी बताएं, प्रीपेड फ्रेट डेबिट, फ्रेट एक्सपेंस क्रेडिट, कितना हमें अमाउंट किसका चाहिए, एसिड का। तो यहां पर एसिड का अमाउंट नहीं दिया हुआ, एक्सपेंस का दिया हुआ, तो माइनस करके लेंगे। अब माइनस करेंगे तो आप देखें यहाँ वहां पे कितना दे रहा, 2,000, और यहाँ है 5,000। तो 3,000 से हमारी एंट्री बनेगी। सही बताया आपने, 3,000 जी। इसके बाद नरेशन आ जाएगी हमारी, क्या, टू रिकॉर्ड प्रीपेड फ्रेट। अगर किसी का अकाउंटिंग साइकिल अच्छा हो, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये इसको अच्छी आती है ना, उसको बहुत एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज आप देखिएगा नेक्स्ट में। मैं आपको कि बार बार इस वजह से बोलता हूं ताकि आप इससे मेहनत कर लें, ताकि आप वो एडवांटेज ले सकें। ये मतलब होता है बोलने का। आप इसमें मेहनत कीजिएगा लाजमी। इसके बाद आगे चलें, कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 5,000। इसमें आपको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर है ना, फर्नीचर क्रेडिट जी की। नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। जी बेटा कितना अमाउंट है, 5,000।
एडजस्टमेंट से उठा लिया जाता है अमाउंट, कोई सा मसला नहीं है। इसके बाद लास्ट एंट्री बैड डेट्स की है, नंबर 7। तो बैड डेट्स के बारे में क्या बोल रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का 10% बैड डेट्स है। अब इसके लिए आपको जाकर ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल देखना पड़ेगा, कितना अकाउंट रिसीवेबल लिखा है 40,000। अब 40,000 का 10% बैड डेट्स है कितना, 4,000 ना। तो आप क्या लिखेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब इसमें आप जो है वो कैलकुलेशन दिखाएं, क्या कैलकुलेशन दिखाएंगे आप बोलेंगे भाई 40,000 का रिसीवेबल था और कहा गया है कि इसका 10% बैड डेट्स है, तो ये हमारे पास 4,000 आ गया। ये देखिए एडजस्टमेंट भी वैसी उसी तरीके से बनी। नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ये काम भी आप कर सकते थे। इसके बाद हमें क्या करना होता था, इसके बाद हमें देखना पड़ता था कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट में भी आए हैं और ट्रायल बैलेंस में भी आए हैं। सही है, तो आप मुझे बताएं सैलरीज एक्सपेंस क्या हमारे पास ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो आप क्या करें, इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं ताकि आप लोग टिक वगैरह यूज कर लीजिएगा। मैं इस वजह से ब्लू कलर कर रहा हूँ क्योंकि वहां भी ब्लू कलर हुआ हुआ। इसके बाद मुझे बताएं सैलरी पेबल क्या वहां पर मौजूद है ट्रायल बैलेंस में, नहीं। अब ये सैलरी एक्सपेंस है कि दोबारा आ रहा है, तो इसको भी हम ब्लू कर लेंगे। रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट, इनमें से कौन सा अकाउंट पीछे मौजूद है, देखें प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट के अकाउंट को आप ब्लू कलर कर दें इसका। इसके बाद बताओ प्रीपेड एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में से कौन सा मौजूद है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। सही है, तो इसको आप देख भी लें, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ही पीछे मौजूद है, ये रहा। सही है, तो आप फिर इसको भी यहां भी ब्लू कर लें, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इसके बाद बताओ यहां पर पहले एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का कलर चेंज करेंगे। इसके अलावा बताएं फ्रेड एक्सपेंस दोनों जगह है और उस पर वहां पे हमने कलर चेंज कर लिया, और इसके अलावा इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने अकाउंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस में 2 मरतबा जो है वो आ रहा है, इस वजह से हम 4 अकाउंट्स बनाएंगे। ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनके बैलेंसेस क्या हो चुके हैं, चेंज। अब वही वाली बात की जो आपको एडजस्टमेंट नजर आ रही है, इसमें सैलरी पेबल एक न्यू अकाउंट है, नए ट्रायल बैलेंस में सैलरी पेबल ऐसे ही चला जाएगा, और प्रीपेड सैलरी एक नई न्यू अकाउंट है, नए ट्रायल बैलेंस में ऐसे ही चला जाएगा। और ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, इसमें जो हमारे पास कैश है, ये पुराना अकाउंट तो है लेकिन इसमें तब्दीली नहीं हुई, ऐसे ही चला जाएगा। चेंज कौन से होंगे, हमारे पास जो ब्लू में प्रीपेड रेंट है, फ्रेड एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस तो नहीं बनेगा ना, यूटिलिटी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आई है, यूटिलिटी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये नहीं बनेगा जी। बड़ा टाइम है तुम लोगों के पास और फजूल एनर्जी है। अब आप 4 जो है वो अकाउंट्स ओपन करेंगे एडजस्टमेंट में, लेजर में। सही है, तो लेजर में देखिए 4 अकाउंट मैंने ओपन किए हुए, लेकिन ओनली फॉर यू हम इसे दोबारा ओपन करेंगे। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, क्या नाम है, योर चॉइस। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है योर चॉइस, और बना रहे हैं हम क्या, जनरल लेजर। और यहां पर पहला अकाउंट किसका बनेगा, भोलू चॉइस, भोलू ऑनर है, पहला सैलरी एक्सपेंस का बनेगा। अब इसमें हमें ये लिखना पड़ेगा, ये जो अकाउंट है सैलरी एक्सपेंस का W1 है, वर्किंग 1, ये आपको पहले से पता है, मैं वर्किंग 1 क्यों लिख रहा हूं। अब आप लोग ये अकाउंट कैसे बनवाएंगे बताइए। सबसे पहले जाएंगे हम अपने ट्रायल बैलेंस में और हम देखेंगे यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस कितना है, 20,000, और क्या डेट है ट्रायल बैलेंस की, 2008 अगस्त 31। तो 20,000 से पहले आप इसको ले जाकर बैलेंस लिखेंगे पुराना वाला इसका, 2008 अगस्त 31 लिखकर बैलेंस पहले कॉपी करेंगे, और ये बैलेंस BD है। सही है, इसके बाद लिख लें बैलेंस, है सिर्फ बैलेंस लिख लें। बताइए, आप सिर्फ बैलेंस लिख लें, मैंने 4 ऑप्शंस बताए थे ना आपको, बैलेंस लिख लें या बैलेंस BD लिख लें या टिक लगा लें, सही है, वो आपकी मर्जी है। अब इसमें कितना अमाउंट है, वो 20,000। अब आप जाकर अपनी एडजस्टमेंट में देखेंगे सैलरी एक्सपेंस के साथ क्या क्या हुआ। पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है 5,000 से, और दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। आप जाएंगे पहली एंट्री में इसको 5,000 से डेबिट करेंगे एंट्री नंबर 1 में, और यहाँ लिख देंगे एडजस्टमेंट, और दूसरी एंट्री में आपको इसे क्रेडिट करना है, तो पहले डेट आपको लिखनी पड़ेगी, 2008
अगस्त 31 और कौन सी एंट्री है दूसरी जी, कितने से क्रेडिट हो रहा है ये 10,000 से। और यहाँ भी सामने आप क्या लिख लेंगे एडजस्टमेंट। अब इसका ओवरऑल बैलेंस निकाल लें आप, डेबिट में से क्रेडिट लेस करें तो क्या हुआ हमारे पास, डेबिट है 25, क्रेडिट है 10, तो बैलेंस आ गया इसका 15, यानी नए ट्रायल बैलेंस में ये 15,000 डेबिट भी आएगा। पहले कितना है 20,000, तो देखें अब ये क्या हो गया, अपडेट हो गया। एडजस्टमेंट का पर्पज यही है, ये जो मैं अकाउंट में काम करवाता हूँ ना, या ब्रैकेट लिख के भी ट्रायल बैलेंस में दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, 20,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000। कुछ लोग अकाउंट नहीं बनाते, मैंने शुरू में अकाउंट क्यों बनाया, आपको दिखाने के लिए कैसे हो रही है। आप जब जाएं आगे तो आप अपने पास जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं या इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो आप डायरेक्ट 20,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 तो 15,000 हो जाएगा ना। लेकिन आपको दिखाना है ये कि ये जो 15,000 आया है ये आया कहाँ से, वरना वो फिर आपका इसमें मार्क डिडक्ट करेगा। इसका मार्क होता है कि अगर आप एडजस्टमेंट करके अमाउंट निकाल रहे हैं तो उस अमाउंट लिखने के नंबर होते हैं, तो वो अमाउंट कैसे आया यू विल टेल। बेटा वो जो एग्जामिनर है ना वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इनकम स्टेटमेंट में सैलरी एक्सपेंस लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लिखा सैलरी एक्सपेंस 15,000, तो ये सिर्फ 15,000 लिखने के मार्क्स नहीं, आप उसे ये भी बताएंगे ना ये कैसे आया 15,000। फिर पूरा आपको अगर एक नंबर है तो पूरा एक नंबर उसका मिल जाएगा। इस तरीके से दूसरा कोई अमाउंट जा रहा है एडजस्ट होके, उसमें भी प्लस माइनस हो रहा है, तो आप उसे प्लस माइनस दिखाएंगे कि मैंने कैसे किया प्लस माइनस, कैसे मैं इस अमाउंट तक पहुंचा हूं। वरना ये भी एज्यूम हो सकता है ना कि तुक्का लगाया है, तो आपको हर चीज की प्रॉपर कैलकुलेशंस दिखानी है, फिर आपसे मार्क्स कोई नहीं छीन सकता आसानी से। आप स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, पेपर देना भी एक कमाल की चीज होती है। पेपर में आप एग्जामिनर को ना हर चीज बताओ, वो फैसिलिटेड हो, आपका पेपर देखो तो सब कुछ नजर आ रहा हो, वो कहीं से मार्क्स काटने की उसके दिमाग में आए ही नहीं, तो वो फिर उसे अच्छा भी लगता है। अगर आप खुद टीचर हो, आपके पास एक कॉपी आए, बहुत जबरदस्त अच्छी प्रेजेंटेशन और हर चीज लिखी हुई है, कोई चीज छोड़ी नहीं उसने, तो आप क्या करेंगे, आप उसको चाहेंगे कि 20 में से उसको मैं और मजीद नंबर दे दूं, लेकिन दे नहीं सकते आप, लेकिन आप ज्यादा नंबर देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगला अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा जी, प्रीपेड रेंट, मतलब एडजस्टमेंट से देख के बना रहे हैं ना, हम यहाँ से बना लो। प्रीपेड रेंट पहले आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस से लेके जाएंगे। प्रीपेड रेंट कितना है बेटा 40,000, लेजर में जाओ और यहाँ क्या लिखो, प्रीपेड रेंट W2। ये तो रफ काम होता है ना, हम तो इसको मैंने बताया ना डायरेक्ट प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हैं, ये हम अपनी आसानी के लिए काम कर रहे हैं। पहले डेबिट में लिखेंगे 2008 अगस्त 31 जी, बैलेंस बीडी। बताओ मुझे कि इसका ट्रायल बैलेंस से पहले बैलेंस लेना पड़ेगा ना हमें, तो ट्रायल बैलेंस में कितना बैलेंस था 40,000, तो आप जाएंगे लेजर में और पहले डेबिट में बैलेंस लिख देंगे 40,000। इसके बाद क्रेडिट हो रहा है एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में जाएं आप और एडजस्टमेंट में देखिए क्या हुआ, एडजस्टमेंट प्रीपेड रेंट 30,000 से क्रेडिट हो गया, तो आप जाकर इसे लेजर में 30,000 से क्रेडिट करें। 2008 अगस्त 31 क्या है नंबर 3, कितने से क्रेडिट हो गया 30,000 से, और सामने लिख देंगे एडजस्टमेंट। अब इसका बैलेंस आ गया। अब देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री और ये सेल रिटर्न का कोई काम नहीं है एडजस्टमेंट में, तो वो सारा जो एंट्रीज का चक्कर था ना कि रिटर्न हो गया, डिस्काउंट मिल गया, वो जर्नल एंट्रीज तक महदूद था। बाकी लेजर तो प्रोसीजरल है, ये भी प्रोसीजरल है, एडजस्टमेंट भी आपको आती है। अब मेन काम इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा, इसको बैलेंस कर लेते हैं जी। कितना बैलेंस आ रहा है इसका 10,000 माइनस करके आपने बैलेंस निकाल लिया, बाकी ये 10,000 आएगा। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होगा, उसके लिए एडजस्टमेंट में जाएं आप, क्या लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो पहले इसको आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 1,000 है, तो आप जाकर इसको लेजर में इसका अकाउंट ओपन करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और ये आ गया W3। अच्छा अब मुझे बताओ पहले मैं क्या करूं, डेबिट करेंगे इसको, प्री क्रेडिट हो रहा होगा तो एक काम करते हैं ना, यहां से टाइम बचाते हैं जी। ये बैलेंस बीडी इसका कितना था हमारे पास ट्रायल बैलेंस में, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का 1,000, सही, तो 1,000 आप डेबिट में लिख देंगे और फिर कौन सी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है इसके लिए आप जाएं एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फोर्थ में क्रेडिट हो रहा है 500 से, तो आप यहाँ लिख दें कि फोर्थ में क्रेडिट हो रहा है 500 से, और उसके बाद फिर इसका बैलेंस 500 ही आ जाएगा डेबिट में। इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेगा, पहले मैं ये कॉपी कर लूँ इधर जी। कौन सा अकाउंट है, एडजस्टमेंट में जाएं फ्रेड एक्सपेंस, तो पहले ट्रायल बैलेंस में देखेंगे फ्रेड एक्सपेंस क्या है 5,000 से डेबिट में है, तो आप जाएंगे लेजर में, पहले यहाँ लिखेंगे कि आप अकाउंट कौन सा बना रहे हैं,
फ्रेड एक्सपेंस का और W4 हो जाएगा, फ्रेड एक्सपेंस W4। और ये डेबिट में कितना बैलेंस है इसका 5000। और फिर एंट्री में जाएंगे और एंट्री में देखेंगे फ्रेड एक्सपेंस को क्या हुआ, क्रेडिट 3000 से। क्या करूं अब, 3000 से क्रेडिट कर दूंगा, बैलेंस क्या आ रहा है बताइए 2000 डेबिट। ये बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें हाँ W4 सारी अकाउंट बनेंगे ना मेरे ख्याल में। अच्छा ये 5 है ना, यहाँ 5 लेंगे। अब हमारे पास बनेगा एचएससी ट्रायल बैलेंस। एचएससी ट्रायल बैलेंस में क्या करना होता है, अकाउंट सर्च करके लिखने होते हैं और ऑर्डर क्या होगा, पहले कैश फिर बैंक। तो आप लोगों को ये एचएससी ट्रायल बैलेंस बना बनाया दिखा रहा हूँ, बना नहीं रहा, क्या बनवाऊं, बनवाएं शुरू से सही बना लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप। तो एचएससी ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंट्स आएंगे, पहले आपको ये काउंट करना पड़ता है। काउंट करने का तरीका क्या होता है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंट्स हैं 17। और यहां पर एडजस्टमेंट में नए अकाउंट्स कौन से हैं ये देखें आप। नए अकाउंट्स सैलरी पेबल प्रीपेड सैलरी 2 3 4 5 6 7 8 9 अकाउंट नए हैं जो हमने ब्लू नहीं किए हुए ना, वो नए अकाउंट है 9 और पुराने अकाउंट है 17। 17 और 9 कितने हो गए 26 अकाउंट्स बनेंगे ना, 17 और 9 26। तो 26 अकाउंट हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आने चाहिए। अब तरीका क्या है कि पहले हमें क्या चाहिए होता है, कैश। पहले हम लिख लेते हैं इधर 1 2 टोटल कितने अकाउंट्स हैं 26 ही बनेंगे आई थिंक। हाँ 26 अकाउंट्स। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले अकाउंट बनेगा कैश का। कैश का अकाउंट लेके जाएंगे, कहां से लेके जाएंगे इसको, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस मौजूद है और ये चेंज भी नहीं हुआ, तो 1,98,000 ऐसी कॉपी हो जाएगा। असल में इसे बीच में कोई अकाउंट न्यू इंट्रोड्यूस हो सकता है ना, फिर वो मुझे जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कैश के बाद मेरे पास आएगा बैंक, तो बैंक हमारे पास है 1,07,000 और ये चेंज भी नहीं हो रहा, तो आप बैंक लिख देंगे 1,07,000। इसके बाद हमारे पास बैंक के बाद कौन सा आता है, नोट रिसीवेबल। और नोट रिसीवेबल नहीं है ट्रायल बैलेंस में, अकाउंट रिसीवेबल है 40,000। तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 40,000 डेबिट में। इसके बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट आता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में देखिए नहीं नजर आ रहा। अब एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एडजस्टमेंट में देखिए एंड में नजर आ रहा है 4,000। तो आप यहां पर नेक्स्ट अकाउंट लेके चले जाएंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना क्रेडिट में 4,000। इसके बाद क्या चाहिए होता है, एनी रिसीवेबल। कोई और रिसीवेबल ना ट्रायल बैलेंस में है ना एडजस्टमेंट में है, कोई रिसीवेबल हमें नजर नहीं आ रहा। मत रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज हमारे पास ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। इन्वेंट्री 263,667, तो आप यहाँ पे जाएंगे और इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्री डेबिट में 263,667। इसके बाद क्या चाहिए होता है, सप्लाईज प्रीपेड। तो आप देखें आपके पास ऑफिस सप्लाईज है 10,000, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो ऑफिस सप्लाईज 10,000 ऐसी कॉपी हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे ऑफिस सप्लाईज जी कितना 10,000। इसके बाद हमें चाहिए होता है प्रीपेड, और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में पहले प्रीपेड तलाश करेंगे, तो प्रीपेड रेंट नजर आ रहा है और ये चेंज हुआ है, तो इसको हम लेजर से उठाएंगे और प्रीपेड रेंट W2 10,000। तो आप यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे प्रीपेड रेंट W2 10,000 डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद आपको और प्रीपेड भी चाहिए, तो कोई और प्रीपेड आपको यहाँ नजर आ रहा है, वहां तो नजर नहीं आ रहा ना, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कोई और प्रीपेड नहीं है, तो एडजस्टमेंट में प्रीपेड ढूंढें। प्रीपेड सैलरी 10,000, तो पहले इसको लिखें प्रीपेड सैलरीज, और क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट टाइम आया है, तो इसको ऐसी कॉपी कर देंगे। इसके बाद कोई और एक्सपेंस, कोई और प्रीपेड आपको यहाँ नजर आ रहा है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग भी है, प्रीपेड फ्रेड भी है, तो दोनों प्रीपेड यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। वही तरीका है ये, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग और प्रीपेड फ्रेड। अब इनके अमाउंट्स क्या हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग का अमाउंट है हमारा 500
प्रीपेड फ्रेट का 3000, तो आप यहाँ लिख लें 500 और 3000। इसके बाद कोई और प्रीपेड ना हमें ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है ना हमें एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है। प्रीपेड के बाद क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, ये नहीं है। फर्नीचर है तो फर्नीचर पहले उठाएंगे ट्रायल बैलेंस से। एक ही फिक्स एसेट है फर्नीचर 40,000, तो 40,000 से हम उठा लेंगे, चेंज भी नहीं हुआ तो हम फर्नीचर लिखकर 40,000 से डेबिट में लिख देंगे। फर्नीचर के नीचे क्या आएगा? उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं है। फिर एडजस्टमेंट में देखेंगे, एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है 5,000 से, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ आएंगे और लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। कितना ही है? 5,000 क्रेडिट में आएगा। ये क्यों क्रेडिट में आ रहा है? क्योंकि एडजस्टमेंट में देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है ना, देखिए क्रेडिट में। इसके बाद हमें क्या चाहिए? एसिड खत्म, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में हमारे पास ट्रायल बैलेंस, पहले नोट पेबल नहीं है, एक ही लायबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पे, अकाउंट पेबल 1 लाख। तो आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाकर अकाउंट पेबल लिख लेंगे, अकाउंट्स पेबल 1 लाख क्रेडिट। और कोई लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में नहीं है। एडजस्टमेंट में जाके देखिए शुरू से कोई लायबिलिटी नजर आ रही है, सैलरी पेबल, ये रही सैलरी पेबल हमारी, कितनी है? 5,000। तो आप यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे सैलरीज पेबल, और ये 5,000 से आ गया हमारे पास। और कोई लायबिलिटी हमारे पास एडजस्टमेंट में नजर आ रही है आपको? देखिए आप जरा, कोई और लायबिलिटी पेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या चाहिए होता है? कैपिटल। कैपिटल आपको कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट से मिलेगा ना, फिर ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। एक ही बच्चा बोल रहा है, तो कैपिटल बोलू 5,50,000 ऐसी कॉपी हो जाएगा। ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन अभी तक के लिए अपडेटेड है। बोलू कितना है बेटा? 5,50,000। इसके बाद हमें ड्राइंग चाहिए, ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में भी नहीं है, एडजस्टमेंट में भी नहीं है। इसके बाद क्या चाहिए? सेल्स, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारे ऐसे आ जाएंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज ना आया है और ये इसी सीक्वेंस से कॉपी होंगे, इसी वजह से हमने इसको कॉपी किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है? फ्रेट। फ्रेट हमारे पास यहाँ है और ये चेंज हुआ है, तो हम इसको कहाँ से उठाएंगे? लेजर से। और लेजर में फ्रेट कितना लिखा हुआ है? फ्रेट W4 2,000। तो आप जाएंगे, और ये मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पहले बना चुके हैं, हमें यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई काम नहीं करना था। कितना ही है? W4 जी, कितना ही है? 2,000। इसके बाद हमारे पास कोई और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में है? ट्रायल बैलेंस में कोई, हाँ, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये भी चेंज हुआ है, तो इसको भी अकाउंट से उठाएंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस W3 500 नजर आ रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे? यहां जाएंगे और लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस W3, कितना है बेटा? ये 500, ये भी हो गया। इसके बाद कोई और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है? यूटिलिटी एक्सपेंस, ये चेंज नहीं हुआ है, 8,000 ही है, इसको ऐसी कॉपी कर देंगे। यूटिलिटीज एक्सपेंस कितना था? 8,000। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है? सैलरी एक्सपेंस, और ये चेंज हुआ है, तो लेजर से उठाएंगे, और लेजर में सैलरी पेबल W1 है 15,000। वो आपकी मर्जी है, आपको बताना है कि ये कहां से आया। ज़्यादा सी अच्छी बात ये है कि आप ट्रायल बैलेंस से ही बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से लेजर जर्नल से शुरू कर दिया था ना, एडजस्टमेंट से, तो मैंने उसको फिर वैसी से चला लिया। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ट्रायल बैलेंस में से अकाउंट उठा के बनाएं सैलरीज, और एक ही तरीके से काम करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपसे एरर हो जाए ना, तो आप उस एरर को पकड़ सकते हैं। यानी आपको हर चीज़ का दूसरे से रिलेशन बनाकर पढ़ना है, फिर एरर आपको जल्दी पहचान में आ जाएगा, वरना फिर आप एरर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप घूमते रहेंगे उसमें, तो ये कहाँ से क्या हुआ है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीच में से कोई भी कोर्स हो, उसके बीच में से चैप्टर जब गायब होते हैं ना, तो ये वाली हालत हो जाती है। अभी इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ दें और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दें डायरेक्ट, तो आपके ऊपर से सब जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो सारे लॉज हैं वो शुरू वाले वो सारे वहीं यूज होते हैं। वालेकुम सलाम जी। सैलरी एक्सपेंस जो है यहाँ पर अकाउंट से उठाना था, 15,000 रुपये लिखा हुआ है, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसको लिख देंगे 15,000 रुपये। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में है नहीं, एडजस्टमेंट में तलाश करेंगे शुरू से। सैलरी एक्सपेंस ले चुके हैं, रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है जो नहीं लिया 30,000, तो हम यहाँ पर आएंगे और
लिखेंगे रेंट एक्सपेंस और यहां पर आ जाएगा इसका अमाउंट 30,000। इसके बाद कोई और जो एडजस्टमेंट में एक्सपेंस नजर आ रहा हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस, ये दो हैं। तो आप और ये हमारी काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, दो ही अकाउंट रह गए जी। आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट्स एक्सपेंस, और ये आ गया हमारे पास 5,000 और 4,000, और ये आपका बैलेंस बराबर आ गया 9,24,000। ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया। अब इस ट्रायल बैलेंस की मदद से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स बनेगी, और उसी के लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है। अभी जब ये हम लोग पीरियोडिक का कर लेंगे ना, इसके बाद पीरियोडिक है वो आप लोग तेजी से करके ले आइएगा। ये सारा काम देखेंगे आप लोग कर सकते थे, पीरियोडिक में तेजी से यहाँ तक करके लाना। इनकम स्टेटमेंट करवाऊंगा, क्लोजिंग एंट्री करवाऊंगा, वो फारिग हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा डायरेक्ट वाली, वो मैं अलग से क्लास में करवाऊंगा, रेगुलर क्लासेस में नहीं करवाऊंगा। डायरेक्ट वाली प्रैक्टिस का मतलब इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट बनाना हो या बैलेंस शीट डायरेक्ट बनानी हो विदाउट मेकिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अभी तो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे ना इनकम स्टेटमेंट, तो वो कैसे होगा, पेपर में डायरेक्ट वाला काम करना पड़ेगा आप। और डायरेक्ट वाला वही बंदा पढ़ सकता है जिससे पता हो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने वाले तरीके से ही सारा काम डायरेक्ट वाला होता है। कोई सवाल पूछे? हाँ, तो वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट वाला काम करेंगे ना, उसमें मैं एडजस्टमेंट का भी आपको वो रट्टे वाला तरीका बताऊंगा जो बाहर चल रहा है, और फिर मैं ये भी आपको बता दूंगा कि ये तरीका गलत है। गलत मतलब ये हर जगह नहीं चलेगा। जो रट्टे वाला तरीका होता है ना, कुछ जगहों पे फिक्स हो जाता है, कुछ जगहों पे नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने जो स्टेप मिस किया है उसके मार्क्स कटेंगे। मैं आपको बताऊं मार्किंग कैसे होती है, क्योंकि मैं मार्किंग भी करता हूँ आगा खान बोर्ड में, एग्जामिनेशन बोर्ड में मैं वहां पर इन्वॉल्व हूँ। आगा खान बोर्ड पता है आपको? उसमें ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन आया और उसके 10 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में स्टूडेंट ने एरर कर दिया और फिर उसकी वजह से सारे अमाउंट उसके आगे गलत हो गए, लेकिन आगे स्टेप सही हैं सारे, तो सिर्फ पहले स्टेप के मार्क्स कटेंगे, आगे सारे वाले मिलेंगे। आगे हालांकि आगे सारे स्टेप्स के उसके एरर हैं। ओ लेवल्स की भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि उसको प्रोसीजर पूछ रहे हैं ना उस बच्चे से, और सारा आगे कर। ओ लेवल में भी ऐसी मार्किंग होती है, लेवल में भी। कैम्ब्रिज की मार्किंग भी ऐसी है, वही मैंने की हुई है, और इसकी मार्किंग भी ऐसी है, और ऐसी ही मार्किंग होती है। सीए में भी ऐसी मार्किंग होती है, लेकिन कराची बोर्ड में ऐसी मार्किंग नहीं होती। कराची बोर्ड में अगर आपने किया तो वो इतनी लीनियंसी नहीं है। अब एक बात बताएं ना, एक बंदा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहा है, उसने एक एडजस्टिंग एंट्री पीछे गलत बनाई थी, वहां उसके मार्क्स कट गए। अब उस एडजस्टिंग एंट्री की वजह से यहाँ पे अमाउंट गलत हो गया उसका, तो यहाँ पर टोटल सही नहीं आ रहा। तो यहाँ के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के मार्क्स तो उसके उस एरर की वजह से दोबारा डिडक्ट नहीं होने चाहिए ना, डबल पेनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये अंग्रेज का रूल है, जो एग्जाम असेसमेंट के रूल्स में ये शामिल है कि डबल पेनलाइजेशन नहीं होगी। ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तानी स्टडीज का पेपर दे रहा है और उसमें इंग्लिश का ग्रामेटिकल कोई एरर करता है ना, उसके मार्क्स नहीं काटते वो, क्योंकि उसको पाकिस्तानी स्टडीज का पेपर हो रहा है, इंग्लिश का थोड़ी हो रहा है। इंग्लिश के मार्क्स तो उससे इंग्लिश के पेपर में कटेंगे, तो यहाँ थोड़ी काटेंगे उसके मार्क्स। समझ आ गया तरीका? तो लेकिन आप इस आश्रय में नहीं रहे, मार्किंग ऐसी होती है हर जगह, लेकिन हमें इस आश्रय में रहना नहीं चाहिए। हमें हर चीज़ 100% परफेक्ट करनी है, लेकिन इंसान खता का पुतला, उससे एरर हो जाता है। अगर हो गया तो फिर अल्लाह से दुआ करें कि एग्जामिनर बिल्कुल असेसमेंट जैसी होती है वैसी ही करें। वैसे इंटर्न में भी ना ऐसी असेसमेंट होनी नहीं चाहिए। इन लोगों ने पेपर दे देते हैं चेक करने के लिए, तो वो कुछ सही नहीं होता है। इस तरीके से मार्किंग नहीं होती। मार्किंग का गलत तरीका है कि आप डबल पेनलाइजेशन करें। चले बनाएं, अब हमारा मेन काम अब शुरू हो रहा है और हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सही है, आप अभी काम कंप्लीट हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट क्लोजिंग एंट्री का, उसके आगे वाला आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के अंदर शुरू में कौन से अकाउंट नजर आ रहे हैं आपको? कैश से लेकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर तक कौन से अकाउंट से? एसिड अकाउंट है, जिसमें कैश से लेकर प्रीपेड फ्रेट तक करंट एसिड है, और करंट एसिड में भी कैश से लेकर इन्वेंट्री तक लिक्विड करंट एसिड है। फिर ये नॉन लिक्विड करंट एसिड है, फिर ये हमारे पास नॉन करंट एसिड है। फिर उसके बाद लायबिलिटी आ रही है। दोनों लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी ने विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे करनी होती है। ऑनर इक्विटी आई, एक ही टाइटल है। फिर उसके बाद देखिए ये टाइटल रेवेन्यू और काउंटर रेवेन्यूज के हैं। फिर ये सारे नीचे क्या है? एक्सपेंसेस हैं। और इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास कौन से टाइटल यूज होते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो ये टाइटल इनकम स्टेटमेंट के। ट्रायल बैलेंस को हमने देखे, अगर हम
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर से ट्रायल बैलेंस ना बनाएं, बल्कि ऊपर नीचे अकाउंट बना लें, तो देखिए आपको आगे मुसीबत होगी, प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से हमें डायरेक्ट सीक्वेंस में इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट नजर आ रहे हैं, और ऊपर जो तीनों अकाउंट है एसेट लायबिलिटी कैपिटल के, वो बैलेंस शीट के अकाउंट है, तो हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आसानी होती है। अब मुझे आप इनकम स्टेटमेंट बनवाएंगे तो गौर से सुने जरा, देखें बस छोटी सी बात है, बहुत आसान सी। हमने कितने में सेल किया था? 2,60,000 में। हमने गुड्स कितने की बेची पूरे साल? 2,60,000 में सेल्स बता रही है ना हमें। तो क्या हमें 2,60,000 रुपीज कस्टमर से मिलेंगे? नहीं। वजह, उसने 15,000 का माल वापस किया है और 2,000 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है 2,60,000 तो हमें कस्टमर से नहीं मिलेंगे, हमें 2,43,000 मिलेंगे। अब आपसे एक सवाल है कि आप बताएं कि हमारी असल रेवेन्यू 2,60,000 है या 2,43,000 है? 2,43,000 है। तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं? रेवेन्यू में तो एक्सपेंसेस लेस करते हैं। तो जिस रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे वो 2,60,000 नहीं होगा। तो हम ये 2,60,000 को 2,43,000 बनाएंगे। सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो हमारी असल रेवेन्यू आ जाएगी 2,43,000। पहला काम ये होगा, इनकम स्टेटमेंट में ही होगा, अभी ओरल बता रहा हूं। और सर्विसिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कोई कहानी नहीं होती। ट्रेडिंग बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। यानी अगर आपने एक आइटम 1 लाख का बेचा और आपको पड़ा 70,000 का, तो आप पहले 70,000 लेस करके अपना प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने कितना रेवेन्यू अर्न किए? 2,43,000 कैसे निकला? 6 लाख में से 15 और 2 लेस कर दिया। फिर ये माल आपने जो बेचा था 2,43,000 का, ये आपको कितने का पड़ा था? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मालूम चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रही है, देखिए कितनी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। आपको मालूम चला 1,60,333 का हमें पड़ा था और हमने बेचा 2,43,000 का, तो इजाफी कितना लिया? ये इसमें से माइनस कर लेंगे हम, 83667 ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो फिर हमारा प्रॉफिट निकला, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि हमारा एक्सपेंस सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, बल्कि ये भी हमारे नीचे एक्सपेंसेस हैं, तो इनको भी लेस करेंगे फिर इनकम आएगी। तो यहां पर इनकम स्टेटमेंट 2 स्टेप में नहीं बनेगा, 3 स्टेप में बनेगा। इसी वजह से इस इनकम स्टेटमेंट को मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं। अब ये भी मैंने जो है ये, क्योंकि नहीं इसको मैंने हटाया हुआ था तो अब हटा दिया। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले आप रेवेन्यू की हेडिंग डालते हैं ना, वही हेडिंग यहां पर आएगी, रेवेन्यू। हम लोग रेवेन्यू में क्या लिखते थे? कमीशन इनकम, फी इनकम। अब यहां लिखेंगे सेल्स, और ये कहां से कॉपी कर रहा हूं? जैसे ट्रायल बैलेंस से। तो कितनी सेल्स नजर आ रही है? 2,60,000। सही है। यहां पर आप 2,60,000 को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट इनर में ले जाके लिख देंगे। अब ये डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है फाइनल, तो इसमें से हम लेस करेंगे। हमेशा ऐसी होगा ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, सेल लिखकर सबसे पहले सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट ही माइनस करना है आपने। अगर दो सेल रिटर्न है सेल डिस्काउंट नहीं है तो एक माइनस कर दो, सेल डिस्काउंट है सेल रिटर्न नहीं है तो सेल डिस्काउंट माइनस कर दो। दोनों नहीं है तो सेल्स ही हमारी नेट सेल्स हो जाएगी। अगर रिटर्न और डिस्काउंट नहीं किया हमने तो 2,60,000 ही हमारी नेट सेल हो जाती। तो आप अभी लेस करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास दोनों मौजूद हैं। वैसे ये 2 लेस हो गए। These are the contra revenues, sales return and allowance और sales discount। सेल रिटर्न अलाउंस कितना है? जैसे ट्रायल बैलेंस में जाएं 15,000 और सेल डिस्काउंट, तो ये कॉन्ट्रा रेवेन्यूज हैं, तो 15,000 और 2,000, ये दोनों अमाउंट यहां पर ऐड करके लेके आएंगे। किसके नीचे लेके आएंगे? सेल्स के नीचे, और उसमें से लेस कर लेंगे। यानी 2,60,000 में से 17,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स। नेट सेल्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नेट सेल्स को पहले लिख लूं मैं, कैसे आएगा कि आप इसको आपस में लेस कर लें। 2,43,000 ये हमारी रेवेन्यू है, दिस इज द रेवेन्यू पोर्शन। और ट्रेडिंग बिजनेस में हमेशा रेवेन्यू पोर्शन ऐसी बनेगा। सब मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसी बनता है, सर्विसिंग में ऐसा नहीं बनता। सर्विसिंग में रेवेन्यू के टाइटल्स आते हैं डायरेक्ट, उसमें तो कुछ लेस वैस नहीं होता, कमीशन इनकम, फी इनकम। अब सर्विसिंग बिजनेस ना पढ़ो, डायरेक्ट ट्रेडिंग पढ़े तो डिस्टिंक्शन भी नहीं कर सकते। अब आप कर सकते हैं। ओके, नेट सेल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड और विल बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नेट सेल्स इज द अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड और विल बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो दिस इज द एक्चुअल रेवेन्यू। 2,60,000 विल नॉट बी रिसीव्ड, तो दिस इज नॉट अवर एक्चुअल रेवेन्यू। तो जो आपके पास एसेट बढ़ा है वही तो रेवेन्यू होगी, और आपका एसेट 2,43,000 से बढ़ेगा। लेकिन
ये बात हो गई भाई, इसमें इतनी बात होती है। इसमें से लेस करेंगे आप क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी एक्सपेंस है और दूसरे भी एक्सपेंस हैं। देखिए ना, ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है आपका एचएससी ट्रायल बैलेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड समेत, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अलग से लेस करते हैं, उनको अलग से लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लेस लिखूं, सारे एक्सपेंसेस लिख के एक साथ लेस कर दूं? कर सकता हूं मैं, वन स्टेप में ही काम हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी गुड्स की कॉस्ट लेस करके मुझे कितना प्रॉफिट हुआ एक्सपेंसेस के अलावा। तो इसमें फिर आप ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। यहां माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 160,333। यहां आप देखें, आपके पास माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया हमने, ये है ना हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना है। इनकम स्टेटमेंट देखिए चेंज हो गया। आप मुझे बताएं लेजर बनाने के तरीके में क्या तब्दीली आएगी? नो। ट्रायल बैलेंस में नो। एडजस्टमेंट वैसी बनी, अकाउंट वैसी बने, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका वही है यहां, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट चेंज हो गया। तो जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो आपको देखना है कि सर्विसिंग बिजनेस का है या ट्रेडिंग बिजनेस का है। ट्रेडिंग में अगर परपेचुअल का है तो ऐसा बनेगा इनकम स्टेटमेंट, सर्विसिंग का हो तो उसका अलग फॉर्मेट है। ऐसा ऐसा इनकम से आगे जाएंगे ना, इनकम स्टेटमेंट फैलेगा। अब हम पेरियोडिक का करेंगे, वो इससे बड़ा इनकम स्टेटमेंट होगा, उसमें भी टाइटल्स बढ़ेंगे। अब मुझे बताएं, तो क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, सर्विसिंग का है या ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग में परपेचुअल का है या पेरियोडिक का है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनेगा। और पेपर में आता ही ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, लेकिन वो आप नहीं बना सकते जब तक आप एडजस्टिंग एंट्री ना बनाए, तो कैसे बनेगा? अभी तक लिख लेंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट लिखूं, ग्रॉस लॉस लिखूं। अगर ये हमारा एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होता तो ग्रॉस लॉस आता। अभी 2,43,000 में बेचा और हमें पड़ा था 1,60,333 का, तो दिस इज, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। इसमें से आप लेस करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए, बात सुने, एक मैनेजर जो है, अगर वो ये देख रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके तो प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो इतने ज्यादा थे कि वो लॉस हो गया, तो फिर वो ये देखेगा कि कौन सी चीज एक्सेसिव है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेसिव है या एक्सपेंसेस एक्सेसिव है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एनालाइज करने के लिए इसको वो अलग से रखता है। अच्छा, अब सारे एक्सपेंसेस आपको यहां पर क्या कर देने, लिख कर लेस कर देने, कॉपी करके। तो हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट से लेके वेंडर्स एक्सपेंस है, हम इन सबको ले जाएंगे और यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देंगे। कौन सा था वो, ये था, टाइम बचने के बजाय बढ़ गया। चलो मुबारक हो भाई। अच्छा, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें भूल जाता हूँ। बताइए अब इसमें सारे के सारे जो अमाउंट हैं वो भी हम लिखकर ऐड करेंगे और लेस कर लेंगे। कितनी अमाउंट है हमारे सारे, इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे, फर्स्ट इनर में लिखेंगे और इसको भी लेस कर लेंगे, माइनस करेंगे इसमें से। तो इसके लिए यहां पर पहले आपको टोटल करना पड़ेगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सारे ऐड करो और यहां क्या लिख दो सामने, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहां से देखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट वही है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहां तक चेंज हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट तक। इसमें रेवेन्यू को निकालने का तरीका देखिए चेंज हो गया, और इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले थी नहीं, अब वो भी लेस हो रही है। बाकी आगे वही प्रोसीजर है। अब मुझे बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है? बस सही है, तो हम लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो इनकम आएगी यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड नेट इनकम। तो इनकम स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है आपको, फॉर्मेट याद कर लें, सही। और फॉर्मेट याद समझ कर याद करना अच्छी बात होती है, समझे बगैर याद करना जो है वो कोई फायदे का नहीं होता। अब इस इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, वो सारे अकाउंट्स जो हमने ओपन किए थे प्रॉफिट निकालने के लिए, उन सबको क्लोज कर देंगे हम। कौन कौन से अकाउंट्स हैं, पहले क्या होता था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अभी भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है लेकिन टाइटल बढ़ गए। कौन कौन से अकाउंट से नाम बताएं, सेल्स, ये सारे यहां से देख लो ना, सेल्स बेटा, अकाउंट, अकाउंट का मतलब है जो यहां से हमने उठाए ट्रायल बैलेंस से। अब इनकम स्टेटमेंट के टाइटल को नहीं देखें, इनकम स्टेटमेंट में मुझे बताएं सबसे पहला अकाउंट जो हमने पीछे से उठाया वो कौन सा है, सेल्स, फिर सेल रिटर्न अलाउंस, फिर तो नेट सेल्स कोई अकाउंट है नहीं, ये तो हमने लेस करके लिखा है, ये ट्रायल बैलेंस में थोड़ी था ना, इसका अकाउंट ओपन हुआ था। तो सेल्स, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, 3 अकाउंट ये हो गए। और कौन सा अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो हमने ट्रायल बैलेंस से उठाया है। जो चीज ट्रायल बैलेंस से मौजूद है ना वो अकाउंट है,
उसका पीछे अकाउंट भी ओपन किया था हमने। ग्रॉस प्रॉफिट कोई अकाउंट है नहीं, और ये सारे फ्रेड एक्सपेंस से लेकर बैटर एक्सपेंस तक ये हमारे अकाउंट है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई अकाउंट है नहीं, इनकम भी कोई अकाउंट नहीं है। तो कितने अकाउंट हो गए? सेल 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का तरीका क्या था पहले बताओ, क्या तरीका था क्लोजिंग एंट्री का? सबसे पहले रेवेन्यू के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, ये पीछे पड़ा था हमने, और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा स्टेप, इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सारे एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। फिर इनकम समरी का अकाउंट बनाएंगे, रेवेन्यू ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है, अगर क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा होगा तो इनकम समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट, डेबिट में एक्सपेंस ज्यादा होगा तो इनकम समरी क्रेडिट कैपिटल डेबिट। उसके बाद ड्राइंग को क्लोज करेंगे। ड्राइंग कैसे क्लोज करते हैं? ड्राइंग डेबिट में होता है, क्रेडिट और कैपिटल डेबिट, वही स्टेप्स यूज होंगे सारे। मैं क्लोजिंग एंट्री दोबारा नहीं पढ़ा रहा, आपको आती है, लेकिन मैं कमेंट करूंगा इसमें। वो ये है कि पहले हम ये बोलते थे कि सारे रेवेन्यू का अकाउंट को पहले क्लोज करो, फिर सारे एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करो। अब हम उस कमेंट को चेंज कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं पहले सारे क्रेडिट वाले अकाउंट क्लोज करने। कौन से वाले? इनकम स्टेटमेंट वाले या बैलेंस शीट वाले? कौन से अकाउंट क्लोज होते हैं यार? नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं, रियल अकाउंट क्लोज होते हैं। अब दोबारा क्लोजिंग एंट्री पढ़े। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट्स। एसेट लायबिलिटी कैपिटल थोड़ी क्लोज होता है, ये मैंने पीछे पढ़ाया, क्लोजिंग एंट्री की पूरी क्लास हुई थी, तो रिवाइज किया करें बेटा। तो हमारे पास अब हम क्या कमेंट कर रहे हैं? पहला कमेंट था सारे रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो। अब हम बोल रहे हैं सारे क्रेडिट वाले अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो। अब मुझे बताएं इस पूरे इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट वाले अकाउंट कौन से हैं? बताएं ना, नाम लेना अकाउंट्स के। सेल एक क्रेडिट वाला अकाउंट है, सही है। और नाम बताएं, टाइटल, कौन सा अकाउंट ऐसा है जो क्रेडिट में मौजूद है? सेल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सारे एक्सपेंसेस डेबिट में देख भी लें हम। यहाँ पर एडजस्टेड ट्रैवलर्स में देखें, सेल से लेकर इधर सारे ये सब इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं। इनमें सिर्फ सेल क्रेडिट में है, बाकी सब डेबिट में है। तो क्या तरकीब बनेगी? क्रेडिट वाले को डेबिट करके क्लोज करो, सिर्फ यही अकाउंट क्लोज होंगे। इनकम स्टेटमेंट वाले अकाउंट क्लोज होते हैं बस, और ड्राइंग वाला। इस सेल को हम क्लोज करेंगे, कैसे? इसको डेबिट करेंगे और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। और फिर ये दूसरी एंट्री में सारे एक्सपेंस 15,000 से 4,000 तक सब क्रेडिट, इनकम समरी डेबिट, फिर इनकम समरी का अकाउंट बना के वही प्रोसीजर होगा। लेकिन अब आप ये नहीं बोलेंगे कि रेवेन्यू के अकाउंट को डेबिट कर दो और एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। वजह बता रहा हूं इसकी। मुझे बताएं, ये एक्सपेंस के अकाउंट जो हम क्लोज कर रहे हैं कि सारे एक्सपेंस हैं, इनमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं? ये नेचर बताओ ना। कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ये अकाउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू है दोनों, और ये बाकी सारे एक्सपेंस हैं। अब अगर मैं कहूं कि एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो, तो मेरा एक कमेंट गलत हो जाएगा। मुझे बोलना चाहिए कि सारे डेबिट वाले जो इनकम स्टेटमेंट के उन्हें क्रेडिट करके क्लोज कर दो। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो और एक्सपेंस के अकाउंट को भी क्लोज करने के लिए उनके साथ क्रेडिट कर दो। ये बड़ा कमेंट हो जाएगा ना। तो आसान कमेंट क्या है? क्रेडिट वाले इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट वाला अकाउंट एक ही है अभी, सेल्स, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो, और इनकम स्टेटमेंट के डेबिट वाले ये सारे अकाउंट हैं, इन सबको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो। बाकी सब वही है। आइए हम बनाते हैं क्या? क्लोजिंग एंट्रीज। अब मैंने यहां लिख भी दिया है भाई, ये देखें, स्टेप नंबर 1 चेंज किया है। क्लोज ऑल अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंसेस बाय डेबिटिंग देम, वही लिखा भाई। रेवेन्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ऑल अकाउंट्स विद क्रेडिट बैलेंसेस। और यहां क्या लिखा हुआ है? क्लोज ऑल अकाउंट विद डेबिट बैलेंसेस। बात वही है, और सारे बाकी स्टेप ऐसी कॉपी किए हैं। अब इन क्लोजिंग एंट्रीज को बनाएंगे। तो कैसे बनेगी क्लोजिंग एंट्रीज? इसके लिए आप लोग मुझे काम करवाएंगे। वही तरीका है, कोई तब्दीली नहीं हुई भाई। आखिरी चीज है, इसके बाद वाली चीजें बिल्कुल वैसी हैं। आप लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, आगे चीजें वैसी बनेंगी। अब वो कौन कौन सी चीजें बनेंगी? बैलेंस शीट, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग एंट्री, उसका तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ ये जो चीजें चेंज हो रही है। पेरियोडिक में क्या चेंज होगा? वहां भी शुरू की एंट्रीज चेंज होगी, इनकम स्टेटमेंट चेंज होगा, और क्लोजिंग एंट्रीज। चलो हम, तुम लोग मुझे क्लोजिंग एंट्रीज बनवा रहे हो, यहां पे हम लिख देंगे क्या? क्लोजिंग, और यहां डेट लिखेंगे क्या? 2008 अगस्त 31, और पहली क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं हम। अब पहली क्लोजिंग एंट्री में हम क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स, चाहे इनकम स्टेटमेंट से देखो या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देखो, आपको मिल जाएंगे। एक ही अकाउंट होता है परपेचुअल में सेल्स का, जो क्रेडिट में होता है।
उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। जिसने पीछे प्रैक्टिस की हुई होगी ना 4 क्वेश्चंस की, उसको ज्यादा समझ में आएगा, लिख के ले लें आप। और जिसने नहीं की हुई होगी उसकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी, वो अटकेगा। आप अगर फॉर एग्जाम्पल वसीम अकरम आपको बॉलिंग सिखाए, उसने बॉलिंग सिखाई और एक मरतबा आपने वैसी बॉल कर ली, उसके बाद आपने प्रैक्टिस ही नहीं की और आप डायरेक्ट इंटरनेशनल ग्राउंड में पहुंच गए, आपसे बॉल होगी वैसी? नहीं होगी ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो प्रैक्टिस करते हैं वो नई नई चीजें भी सीखना शुरू कर देते हैं। नई नई चीजें मतलब उन्हें नई नई चीजें समझ में आती है, आगे आगे वाली चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। प्लीज प्रैक्टिस इट। सेल्स को डेबिट करेंगे बेटा कितने अमाउंट से? 2,60,000 या 2,43,000? आप मुझे बताएं कि आप सेल्स को क्लोज कर रहे हो या नेट सेल्स को क्लोज कर रहे हो? तो सेल्स तो 2,60,000 है ना। आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो और अकाउंट हमारे पास 2,60,000 से ही है भाई, तो आप 2,60,000 से ही जो है वो डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे बेटा? इनकम समरी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, नो चेंज, पुराना प्रोसीजर है। यहां क्या लिखेंगे? क्लोज सेल्स अकाउंट। आपको मालूम है आगे जाके ना अभी टॉपिक आएगा डेप्रिसिएशन का, बैड डेट्स का आने वाला है, वो उसमें क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं। अब अगर मैं बैड डेट्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो बैड डेट्स अलग टॉपिक है, उसके अंदर जब क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना और बच्चे ने क्लोजिंग एंट्री नहीं पढ़ी हुई होगी तो टीचर बोलता है ये याद कर लो, ऐसी बनती है। क्योंकि आप लोग जब अब पढ़ेंगे तो आपने क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी हुई, मैं आपको बताऊंगा देखिए पीछे हमने यहाँ क्लोजिंग दिखा भी दूंगा, आप बोलेंगे हाँ हाँ रिलेट करेंगे उससे। क्योंकि बैड डेट्स वाला टॉपिक आएगा तो पूरा अकाउंटिंग साइकिल नहीं होगा, सिर्फ बैड डेट्स होगा। हम हो जाएगी ना चीज, सब कुछ तो नजर नहीं आ रहा होगा आपको, आपको नजर आएगा। एक ऐसे बच्चे को जो वो ना पढ़े एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, उसे उसका एक खला बना हुआ होगा, वो हमेशा बेचारा कंफ्यूज रहेगा। इस चीज को आप उस वक्त महसूस करेंगे बैड डेट्स के बाद। दूसरी एंट्री बताओ, इनकम समरी डेबिट। अच्छा सारी बातें किसके लिए हो रही है? जो प्रैक्टिस कर रहा है। अब सारे एक्सपेंसेस आप क्रेडिट कर देंगे जी, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है तो अलग से लिखवा दो यार। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट भी होगा। थैंक यू यार। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले जो डेबिट वाला है वो ये है, सेल रिटर्न अलाउंस और सेल डिस्काउंट। तो पहले इसको डेबिट करके क्लोज करेंगे। चले बताएं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ये डेबिट में था ना, क्लोज करने के लिए क्रेडिट, और सेल्स डिस्काउंट क्लोज करने के लिए क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोज करने के लिए क्रेडिट। अब हमारे सारे एक्सपेंसेस भी हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ये सारे डेबिट वाले अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिए। चलो अब इन सब के अमाउंट बता दो। सेल रिटर्न एंड अलाउंस कितना था? इनकम स्टेटमेंट में देख लेते हैं, 15,000 और ये 2,000, इनको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। जब मैं क्लोजिंग एंट्री समझा पढ़ा रहा हूं आपको? नहीं मैं पढ़ा तो नहीं रहा, क्लोजिंग एंट्री हमने पहले पढ़ ली थी, मैंने चेंज बताया आपको सिर्फ। इसी वजह से अगर किसी ने क्लोजिंग एंट्री नहीं पढ़ी हुई ना भाई तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले क्लोजिंग एंट्री पढ़ेंगे जाके पुरानी वाली। लिंक बना के बनाने से फायदा होता है। दुनिया में कभी भी आप किसी भी बिजनेस की क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ेंगे ना, आपको इससे लिंक बनाना है। लिंक नहीं बन रहा तो इसका मतलब आप वो गलत पढ़ रहे हैं, आपको उसको इससे लिंक बनाना है। लिंक बनेगा तो सही है। बोलो डालेंगे ना, अभी 2 एंट्रीज बना के डालेंगे। आपकी मर्जी होती है, पहले एंट्री बना के कर लो। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 160,333। इसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं वो ये रहे। ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट में, इन सबको भी क्लोज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। ये सब भी मैंने क्रेडिट कर दी जी। एफएक्स जी। अब मुझे बताएं नरेशन क्या आएगी? अच्छा इन सबको डेबिट करके, इन सबको क्रेडिट करके मैं इनकम समरी को क्या कर दूंगा? डेबिट। नरेशन क्या आएगी? टू क्लोज कॉन्ट्रा रेवेन्यू एंड ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स। देखिए नरेशन तब्दील हो गई, मतलब तब्दीली हो रही है, उसको आपको नोट करना है। अब यहीं पर आप एनालाइज कर सकते हैं क्रेडिट की इनकम समरी कितनी है? 2,60,000। डेबिट की इनकम समरी कितनी है?
2,41,833। इसका मतलब है क्रेडिट में रेवेन्यूज है, डेबिट में एक्सपेंसेस हैं, माइनस करो वही इनकम का अमाउंट आ जाएगा जो पीछे आ रहा था। माइनस करें आप, माइनस करें अमाउंट, देखिए इनकम का वही आ रहा है, 18,000 समथिंग था ना। ये इनकम कितनी है हमारी 18,167। तो हम इन दोनों को माइनस करके देखें, यही इनकम आ रही है। अब मुझे बताओ क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है डेबिट में ज्यादा है? इनकम समरी क्रेडिट में ज्यादा है, तो हम एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इनकम समरी को डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, यहां से देख कर। देखा आपने, अकाउंट ना भी बनाओ तो आप यहां से देख के डायरेक्ट कर सकते हो कि क्रेडिट 2,60,000 है, डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो इनकम समरी में क्रेडिट में बैलेंस आएगा माइनस करके, तो इनकम समरी को आप डेबिट कर दें। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो कैपिटल बढ़ाकर आप क्रेडिट कर दें। कितने से 18,167। ये हमारी क्लोजिंग इंट्रेस्ट। ड्राइंग नहीं है सवाल में, तो ड्राइंग की एंट्री नहीं बनेगी। नरेशन टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, या एक और नरेशन आ सकती है, कौन बताएगा? है ही नहीं ना, वो तो लिखा हुआ ही नहीं है ना। अरे भाई ये नरेशन आ सकती है टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट, क्लोज इनकम समरी अकाउंट। बताया तो था मैंने आपको कि आपके पास क्लोजिंग एंट्री में रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट्स क्लोज होते हैं और कैपिटल एडजस्ट होता है। छोड़ें इसी को, अब इनकम समरी का अकाउंट बना लें। पहले बताएं पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो यहां लिखें 2008 दिसंबर 31 एंट्री नंबर 1 जी। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2,60,000। इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है? सेल्स। अगस्त से, ओके अगस्त 31। अब इसके बाद मुझे बताएं चलें, अब ये सारे एक्सपेंसेस की वजह से इनकम समरी डेबिट हो रही है, तो इनकम समरी हमें डेबिट करनी है 2008 अगस्त 31 एंट्री नंबर 2 में डेबिट हो रही है। अब ये सारे अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे, ये सारे अकाउंट्स हमारे पास यहां पर आ जाएंगे, और ये सारे अमाउंट भी आ जाएंगे। ये सारे अमाउंट मिलके वही हो जाएंगे 241,833। अब आप इसे कंपेयर करें, अब इसकी फूटिंग करनी पड़ेगी ना हमें। फूटिंग करेंगे डेबिट साइड की, क्योंकि डेबिट में सारे क्या है? एक्सपेंसेस और काउंटर रेवेन्यूज, जो कि लेस होती है किसमें से? सेल में से। हाँ, तो पहले इसको मैं फूटिंग इस पास से कर रहा हूं ताकि मैं कंपैरिजन करवाऊं ना, कि क्रेडिट साइड पे 2,60,000 है, डेबिट साइड पे 241,833, तो क्रेडिट ज्यादा है, तो क्लोज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। अब एंट्री नंबर 3 यहां बना देंगे डायरेक्ट। 3 में आप इसे डेबिट कर देंगे, कितने से? माइनस करेंगे ना इसको, यानी ये जो अमाउंट है इसमें से हम 241,833 लेस कर देंगे। हालांकि हमने डायरेक्ट किया था इसको अभी 18,167। डायरेक्ट कैसे किया था हमने? हमने डायरेक्ट यहां से माइनस कर दिया था इसमें से इसको। बेटा सामने क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल। तो दोनों साइड्स क्या होगी? बराबर होगी। यहां भी 2,60,000 आ जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो गया। इनकम समरी का भी टेम्पररी अकाउंट होता है, इसकी कोई नेचर नहीं होती। इसमें इनकम जाएगी, रेवेन्यू जाएगी, तो इसकी नेचर रेवेन्यू हो जाएगी। छोटा सा लिखा हुआ नहीं है, वो फॉन्ट चेंज हो गया उसका, घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा नहीं लिखना है आप। अब मुझे बताएं आगे, अब आपके पास ये अकाउंट क्लोज हो गए, कौन कौन से? इनकम स्टेटमेंट वाले, ये सारे अकाउंट क्लोज हो गए, यानी कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से ये पूरा पोर्शन गायब हो गया और कैपिटल चेंज हो गया। अब नया एडजस्टेड, अब नया ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसका नाम क्या है बताओ इसी वालों? नया ट्रायल बैलेंस जो बनेगा उसका नाम क्या है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो वो कैसे बनेगा? ये तो सारे आपके पास एसिड है ना, ये एसिड से लेकर कैपिटल तक ये ऐसी कॉपी हो जाएगा। कैपिटल भी कॉपी होगा, लेकिन कैपिटल का अमाउंट हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो देखिए ये हमने बनाया हुआ है, सारे कॉपी करके। कैपिटल का अमाउंट कैसे चेंज किया मैंने जो ये देखिए ऊपर नजर आ रहा हो, ये लिखा हुआ है 5,50,000 पुराना कैपिटल था, उसमें इनकम को क्या कर दिया? ऐड। ड्राइंग होती तो क्या करते थे? लेस। ये हमारा है कौन सा बन गया? ट्रायल बैलेंस पोस्ट क्लोजिंग। क्या बना सकते हैं आप ये इजीली? इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बनेगा, उसमें क्या होता था? कैपिटल में ऐड करो इनकम, लेस करो ड्राइंग। तो वो मैंने यहीं पर इनकम स्टेटमेंट के नीचे बनाया हुआ है, बल्कि क्लोजिंग इंट्रीज के नीचे। सिंपल है यार, वो मुझे बना के थोड़ी दिखाना चाहिए आपको। देखिए कैपिटल बिगिनिंग लिखा, इनकम ऐड कर दी, एंडिंग कैपिटल आ गया। यही एंडिंग कैपिटल हमें पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी नजर आ रहा है।
इधर ये एंडिंग कैपिटल 568,167 बराबर हो गया। पोस्ट क्लोजिंग के बाद क्या बनता था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप? करंट एसेट के पोर्शन में चले जाएंगे ये सारे, और फिक्स एसेट ये दो हैं, ये फिक्स एसेट के पोर्शन में चले जाएंगे, लायबिलिटी अपने पोर्शन में, और ये कैपिटल में आ जाएगा। तो बना के दिखाओ बैलेंस शीट। आपने 4 बैलेंस शीट बनाई है, आपको आ गई होगी। ये बैलेंस शीट बनी हुई है, देखिए ये मैंने सारे एसिड कॉपी किए। कॉलम का ख्याल रखना है, रिसीवेबल में से अलाउंस ऑफ डेटर्स हमने अलग से लेस किया है। ये एसिड का टोटल आ गया, करंट का, ये फिक्स का, दोनों बराबर आ गए। लायबिलिटी और ये ऑनर इक्विटी वो देखे डिटेल में लिख दिया हमने, कैपिटल बिगनिंग में इनकम ऐड कर लिया। कर सकते हो आप। इसी की ओपनिंग बनती है। ओपनिंग कैसे बनती है? सारे ब्रैकेट के बगैर जो है वो डेबिट, फिर ब्रैकेट वाले क्रेडिट, ये देखिए ओपनिंग एंट्री बनी हुई। ओ ओपनिंग एंट्री नहीं बनी, ओपनिंग एंट्री आप बना लेंगे तो देखिए परपेचुअल का अकाउंटिंग साइकिल खत्म हो गया। मुझे आप ईमानदारी के साथ एक बात बताएं, मेरी इनपुट आपको कहां चाहिए थी? इसमें चाहिए थी, क्या हो गया? जर्नल एंट्रीज में, एक इनकम स्टेटमेंट में। अब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होने वाला है? यही होगा, आपको एक जर्नल एंट्री से मेरी हेल्प चाहिए, और इनकम स्टेटमेंट में, और क्लोजिंग एंट्री, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही होगा। तो अब हम कल पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का काम शुरू करेंगे। आप एक काम करें, पीरियोडिक की एंट्रीज की तरफ नहीं देखिएगा अभी, आप इसी को कंप्लीट करें, पहले पीरियोडिक की समझा के आपको आगे बढ़ाऊंगा। अब आपको इस पे फोकस क्या करना है? लाजमी एंट्रीज इसकी समझ के याद कर ले, पक्की, एक दूसरे को सुनाए भी। जर्नल एंट्रीज और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पक्का याद कर ले, और क्लोजिंग एंट्री का जो मैंने चेंज बताया वो भी याद कर ले। मैं भेज दूंगा आपको अभी जाते ही, क्योंकि पीरियोडिक में थोड़ा सा एक इजाफी चीजें आएंगी। फिर जब आपके पास पेपर में सवाल आएगा, वो कौन सा आएगा? सर्विसिंग का, ट्रेडिंग परपेचुअल या ट्रेडिंग पीरियोडिक, कोई सा भी आएगा। अब जब सवाल आएगा ना, अब आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो आपके दिमाग में तीनों इनकम स्टेटमेंट होने चाहिए, आपके दिमाग में तीनों क्लोजिंग की ये एंट्रीज है वो होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ने के बाद ना याद भी कर लेने साथ में। जैसे ये क्लोजिंग एंट्री है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी बनेगी। इसमें क्या होगा, ये जो एक्सपेंस के अकाउंट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये कम ज्यादा हो सकते हैं बस, और थर्ड वाली उल्टी हो सकती है एंट्री, और ड्राइंग की एंट्री ऐड हो सकती है। बाकी क्या होगा? बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसी वजह से बेटा बस आप अभी पीरियोडिक का 2 दिन के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप उड़ेंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है, आप देख लीजिएगा, आप लोगों का मुकाबला करने वाला कोई नहीं हो सकता। उसके लिए आप पहले प्रैक्टिस में जाएंगे। प्रैक्टिस के अंदर मैं प्रैक्टिस यहाँ क्लास में नहीं करवाऊंगा, अलग से करवाऊंगा। क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, IS2। निश्चय अलग से कैसे करवाऊंगा, मेरा मसला है। मेरे साथ आप 7-8 सवाल सॉल्व करेंगे अलग से, डायरेक्ट वाले में। जब मैं वो करवाऊंगा ना, एचएससी एंट्री बनाना किसका काम होगा? आपका। अगर मैं आपसे पूछूं इनकम स्टेटमेंट बताओ कैसे बनेगा, तो फॉर्मेट आप बताएंगे कि पहले ये आएगा, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें। मैं आपको आपके साथ सिर्फ जो है वो मॉडरेटर वाला काम करूंगा, मॉडरेट करूंगा मैं आपको, फुली आपके साथ नहीं होगा, पूरा काम मैं नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यूं करो, यूं करो, यूं करो, आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा। उसके लिए आपको फॉर्मेट्स याद होना जरूरी है। प्लीज अब फॉर्मेट याद करके आए। कल मैं पूछूं बताओ भाई ट्रेडिंग का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है परपेचुअल का, अब ऐसे सुनाना शुरू कर दें। सेल में से लेस कर दें, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, नेट सेल आएगी, लेस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसमें सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस करें, नेट इनकम आ गई। सर्विसिंग का सुनाए, आप बोलेंगे सारी रेवेन्यूज लिख के ऐड करें, टोटल रेवेन्यू, लेस करें सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट इनकम आ गई या नेट लॉस आ गया। और इसी तरीके से पीरियोडिक का आएगा, वो थोड़ा बड़ा है, वो भी आप सुनाएंगे। समझ में आई बात? अल्लाह आपको कामयाब करे।